Vice President and President-elect Mr. Ashish Gujrati, today's our guest, Mr. Isaac Tudu, and friends. On behalf of Southern Gujarat Chamber of Commerce and on behalf of Mr. Ashish Gujrati, I welcome you all. आशीष भाई अपना स्वागत प्रवचन बाद में पेश करेंगे. मैं थोड़ी पहले आप लोगों को हमारे चेंबर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा. Mr. Tudu, you may be knowing, you may not be knowing that Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry having 9,500 members along with 125 associations together. And it is the only organization in पूरे साउथ गुजरात में कि जो बिन राजकीय औद्योगिक सर्वस्वीकृत संगठन है. सूरत में और कोई चैम्बर नहीं है, सिर्फ ओनली वन चैम्बर, दैट इज द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. वी आर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम उमरगांव, वापी टू भरूच, अंकलेश्वर, Zagadia, and we are covering almost entire area of Dang and South Gujarat. Now looking to our activity, let me inform you that I am very happy to share with you that we are working in 5 fronts. The first front is this, like a webinar, seminar in physical terms, workshop, training programs. This year, in this pandemic also, we were in a position to manage to organize more than 250 physical and webinars in this particular 10 months. The only benefit is कि हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं पे भी वर्तमान प्रवाह से बिछड़ न जाए. जो भी कुछ चल रहा है, people should understand, people should know, people must get knowledge out of it. Like हमने बिटकॉइन पे अभी 3 दिन पहले प्रोग्राम किया था. तो किसी ने बोला कि बिटकॉइन पे आप क्यों प्रोग्राम करते हो, तो जवाब यही था कि बिटकॉइन इज इलीगल, वो भी लोगों को पता चलना चाहिए. लेकिन इसके लिए बिटकॉइन क्या है वो हम बताएंगे नहीं, ऐसा कैसे चलेगा. पीपल मस्ट नो दैट व्हाट इज बिटकॉइन, हाउ इट फंक्शंस, ताकि जब भी लीगलाइज हो जाए तब ये काम में लग सकता है. एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं. दूसरा हम जो काम करते हैं वो है हमारा एग्जीबिशन. एग्जीबिशन में वी आर वेरी पावरफुल because we are having 1,16,000 square feet pillarless air conditioned dome, which is the only dome available in the entire country. इतना बड़ा pillarless dome किसी के पास नहीं है. हमारे पास 8 फ्लोर की पूरी एसोसिएशन की बिल्डिंग है. हमारे एक 32 करोड़ का पार्किंग प्रोजेक्ट आ रहा है. हमारे एक 32 करोड़ का 2000 सीटर्स ऑडिटोरियम का प्रोजेक्ट आ रहा है. और हम जो जहां पर बैठ के ये प्रोग्राम करते हैं वो पूरा 4 मंजिला की ये पूरी इमारत चैम्बर की खुद की है. और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी प्रॉस्परस चैम्बर है. तो इसमें हम एग्जीबिशन करते हैं. और एग्जीबिशन इसलिए करते हैं ताकि हमारे उत्पादकताओं, मैन्युफैक्चरर को सीधा मार्केट हम प्रदान कर सके. बीच में कोई आदित्य नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई ब्रोकर नहीं, कोई भी नहीं, कोई एजेंट नहीं, सिर्फ ग्राहक और उत्पादकता दोनों. मिस्टर आइजैक, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि इस पेंडेमिक में भी हम लोग वैसे 6 एग्जीबिशन करते हैं पूरे साल में, लेकिन इस साल में हमने सिर्फ 2 एग्जीबिशन किया और वो भी पूरे भारत का सबसे पहला फिजिकल एग्जीबिशन हमने किया. 3 दिन में 21,000 लोगों ने विजिट किया, 700 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया और वो एग्जीबिशन था सिटेक्स, दैट इज सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एग्जीबिशन. और बाद में हमने एक और एग्जीबिशन किया, स्पार्कल, दैट इज जेम एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन. उनमें 15,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और करोड़ों का बिजनेस किया. द थर्ड एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग इज इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कॉन्सुलेट जनरल्स हैं उनके साथ हम इतने वेबिनार अभी चालू किए. क्यों चालू किया है? क्योंकि हमारे देश में विदेशियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और विदेश में हमारे देश के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो हम इस वेबिनार के माध्यम से लोगों को बताते हैं. हमारे यहाँ एसएमई सेक्टर बहुत ज्यादा है, स्मॉल मीडियम और बड़े लोग भी यहाँ पर है. लेकिन वो एसएमई को कैटर करना, उनके साथ एक समन्वय हमें जो कर रहा है वो बहुत फैंटास्टिक रूप से हम कर रहे हैं. हमारा जो चौथा मुख्य कार्यक्रम है और वो है रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, एंड वी आर सक्सेसफुली डूइंग दिस. मेरे साथ जो महानुभाव बैठे हैं, श्री आशीष भाई गुजराती हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट है. ही इज द किंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन.
टेक्सटाइल का हो, हमारे खुद के प्रेसिडेंट जो अभी है दिनेश भाई नावड़िया, वो डायमंड से है। तो सरकार हमारी सुनती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सूरत महानगर पालिका हो, कलेक्टरेट हो, पुलिस कमिश्नर हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, हमारी बातें लोग सुनते हैं, बिकॉज वी आर द एक्सेप्टेबल बॉडी. And fifth major activity in this particular pandemic is for Corona. We have done fantastic job in our corporate social responsibility program. CSR में हमने करीबन एक ऑक्सीजन बैंक शुरू किया है. हमारे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि हर चेंबर एक ऑक्सीजन बैंक शुरू करेगी. हमने सबसे पहले ऑक्सीजन बैंक शुरू की और करीबन अभी तक 700 लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है. एक भी पैसा नहीं लेते हम, रिफिलिंग भी मुफ्त में देते हैं. कर्फ्यू का टाइम चल रहा है, नाइट कर्फ्यू सूरत में चल रहा है. तो पहला फेज था, तब रात को 9 बजे का कर्फ्यू था, रात को 11 बजे कोई ट्रेन आती है तो लोग जाएंगे कैसे? तो हमने 25 4 व्हीलर लगाई और वो 25 4 व्हीलर में हम लोगों को रात को स्टेशन के घर तक पहुंचाने का काम करते थे. हमने जागृति पद यात्रा की, लोगों को मास्क पहनने के लिए, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए. हमने कोरोना में जितने लोग प्रभावित हुए, जिसके घर में एक मुख्य आदमी अगर डेथ हो गई हो, तो उनको बच्चों को हमारी इंडस्ट्री में नौकरी की अपॉर्चुनिटी हमने दी. और स्टिल द एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. आत्मनिर्भर महिला अभियान किया, नो एग्जीबिशन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को हमने स्टॉल दिया, आप आपकी प्रोडक्ट बेचो और पैसा कमाओ. तो सर ये एक्टिविटी हमारी है. मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन आप जब स्पीकर है, हमारे साथ जो लोग जुड़े उनको पता चलना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप बात करें उनका स्पान कितना बड़ा है. तो मैं आशीष जी से विनती करता हूं कि स्वागत प्रवचन प्रस्तुत करें. धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Nikhil bhai. My colleague, Honorary Secretary Sri Nikhil Madrasi, today's keynote speaker Sri Isaac Tudu, participants and guests. Very good evening and warm welcome to all of you to the wonderful program on trade finance for exporters and importers. There are numerous avenues to avail trade finance in international trade. It is very important aspect for the promotion of the international trade. Apart, there are various regulations made by RBI on export remittance as well as for the outward payments on imports. Further, every country has its own regulation to govern the export receipts for the goods and services exported from their country. The traders engaged in the foreign trade activity has multiple compliances and are also has to face the various trade related risks. In order to avoid the risk associated with such trade activities and to meet the demand of the business, there are various instruments available through the Indian banks which can facilitate the foreign trade activity for a businessman. Today we have a very learned banker who has in-depth knowledge on various instruments for availing finance in case of export and import by Indian businessmen. I wish that there will be a huge takeaway for all the participants of today's webinar. I once again welcome you all to this wonderful knowledge seminar on export finance. Welcome you once again, all of you. Thank you. Thank you very much, Mr. Ashish. Let me introduce our today's guest. Mr. Isaac Tudu is an ex-banker with India's largest banks, ICICI Bank and State Bank of India, and having more than 25 years of banking experience in trade finance and credit. During his tenure with ICICI Bank for 10 years from 2010 to 2019, as regional head sales North and West Gujarat, based at Ahmedabad, and chief manager commercial banking for South Gujarat, based at Surat. He was responsible for catering to the trade finance need of SMEs and corporates. Before joining ICICI Bank, Isaac Tudu has worked with State Bank of India for 15 years, from 1995 to 2009 in various capacities, heading the largest SMEs branch, specialized commercial branch of Surat. Now Isaac Tudu is the owner of Tudu Financial Services, a consultancy firm engaged in providing trade finance services to SMEs, and he is trade finance expert with ICC certifications like CDCS, CSBG, and CITF. With this one, I present before you Mr. Isaac Tudu and request him to please go ahead in Hindi for the entire subject. Okay, thank you so much, Mr. Nikhil Madrasi.
let me take this opportunity to welcome all of you. And first of all, I would like to thank Mr. Nikhil Madrasi, Secretary SGCCI, and I would also like to thank Mr. Ashish Gujarati, Vice President SGCCI, and I would also like to thank all the office bearer of SGCCI having given me this opportunity to conduct this webinar, and they have allowed me to use their platform. So already I have been introduced, and yes, I am an ex-banker, so I thought that let me give my perspective, whatever I know, to all our exporter importer friends. So in this regard, I am conducting this webinar on trade finance. So it will be very interesting session. I have chosen very specific topics for all of you. My only request would be to please be there till end, because I have kept two gifts for all of you who will be there till end. So I will not take much of time. So I will start my presentation. Let me allow my screen sharing. You are already allowed, sir. Yeah, I'm doing it. So is it visible now? Okay. So let me start my presentation. The topics is trade finance. Today we will cover following topics. What is trade finance? What is a method of payments for trade finance? Trade finance need of SMEs. How can trade finance benefit my business? How do banks assess trade finance? How to approach the banks for trade finance? What are the challenges for SMEs in accessing trade finance? Collateral free without recourse invoice factoring, and last, how to reduce import cost, that is SBLC backed buyer's credit. So I will start with what is trade finance. So trade finance is a term universally used for financing both imports and export. मैं हिंदी में भी बीच बीच में बोलूंगा सो दैट सभी को ये बातें समझ में आई. बेसिकली ट्रेड फिनांस का अर्थ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के लिए जो फंडिंग है उससे रिलेटेड ये टर्म यूज की जाती है. एंड it is an umbrella term which includes a variety of financial instruments that can be used by an importer or exporter. Trade finance is the financing of goods in a trade from a supplier to the end buyer. So ये अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये गुड्स को फिनांस का तरीका है जो कि आप सप्लायर से लेके बायर तक जो गुड्स जाती है उसमें टोटल जितनी भी फिनांस लगती है उसमें जो भी फिनांस के एस्पेक्ट है उसको हम लोग ट्रेड फिनांस कहेंगे. इट अकाउंट्स फॉर 3% ऑफ ग्लोबल ट्रेड वर्थ सम $3 trillion एनुअली. सो काफी बड़ा अमाउंट है. 3% ऑफ ग्लोबल ट्रेड फिनांस के थ्रू यूज होती है और इसका काफी बड़ा वॉल्यूम है $3 trillion. So effectively, the term import finance and export finance are used interchangeably with trade finance. कई बार import finance या export finance की हम बात करते हैं तो वो इतने ज़्यादा आपस में हम लोग मिलजुल के बात करते हैं कि ये trade finance के साथ मिल जाता है और effectively है भी वही. Trade finance is usually spoken about in reference to cross border trade. However, it may also be domestic trade. कई बार हम लोग जब ये वर्ड यूज करते हैं ट्रेड फिनांस तो ऐसा लगता है कि यार हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, बट फैक्ट रिमेन्स दैट इसे हम डोमेस्टिक ट्रेड के लिए भी इसको यूज करते हैं इस वर्ड को. कंपनी विच यूजेज ओनली इट्स फ्री कैश और कैपिटल बेसिकली रेस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. ये क्रक्स है इन सारी बातों का कि अगर कंपनी सिर्फ अपने कैपिटल से या अपने फ्री कैश रिजर्व से अगर बिजनेस करती है तो अपने कंपनी के ग्रोथ को रोकती है. देयरफॉर यूजिंग ट्रेड फिनांस विल कैपिटल. तो अगर आप ट्रेड फिनांस यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप कैपिटल पे जो आपकी डिपेंडेंसी है उसे आप फ्री करते हैं, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे जाने का. सो हम लोग देखेंगे ट्रेड फिनांस है क्या. सो ट्रेड फिनांस में जैसे हमने कहा इंपोर्ट फिनांस है, एक्सपोर्ट फिनांस है. तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज एक्सपोर्ट फिनांस. तो एक्सपोर्ट फिनांस इज परसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ ट्रेड फिनांस वेयर गुड्स एंड डेटर्स आर फिनांस टू एक्सपोर्टर. सो एक्सपोर्टर के गुड्स एंड उसके डेटर को जो फिनांस होती है वो बेसिकली एक्सपोर्ट फिनांस है.
अब एक्सपोर्ट फाइनेंस में भी दो पार्ट है, फर्स्ट इज प्री शिपमेंट एंड सेकेंड इज पोस्ट शिपमेंट. प्री शिपमेंट मीन्स अप टू शिपमेंट वॉट एवर फंडिंग इज नीडेड बाई एक्सपोर्टर, बैंक जो उसे देती है उस फिनांस को हम लोग प्री शिपमेंट कहते हैं. सो इट इज एक्सटेंडेड एज वर्किंग कैपिटल फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, processing, packaging, transportation, warehousing, etc. of goods meant for exports. So till the time export is done, actually shipment तक जो भी फंड की जरूरत रहती है या बैंक उसे देती है तो वो प्री शिपमेंट फिनांस में आता है. So what are the names we call it? क्या क्या उसमें एबिलिटी है? That is EPC बोलते हैं, that is export packing credit in rupees. Then PCFC है which is in foreign currency, packing credit in foreign currency. 4 फॉरेन करेंसी में यूजुअली पीसीएफसी अवेलेबल होता है, डॉलर है, येन है, यूरो है और जीबीपी. बट बेसिकली ट्रांजैक्शन ज्यादातर डॉलर में होता है तो ये ज्यादातर डॉलर में ही लोग देते हैं. एंड एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक इंटाइटलमेंट्स, ये थर्ड टाइप ऑफ प्री शिपमेंट है. लेकिन मेनली बैंक है या हमारे एक्सपोर्टर फ्रेंड्स है वो ईपीसी और पीसीएफसी ही अवेल करते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईपीसी? EPC is normally granted to the following categories of exporter. कौन कौन है ये कैटेगरी? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट हाउस है और सप्लायर्स एंड सब सप्लायर्स है. तो ये सारे लोग जो एक्सपोर्टर के डिफरेंट कैटेगरी में है ये सभी को एलिजिबल है ईपीसी लेने के लिए. सो एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सा है? You should not be in ECGC's SAL list यानी स्पेशल अप्रूवल लिस्ट और सिबिल और आरबीआई डिफॉल्टर लिस्ट और कॉशन लिस्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए. ये एक्चुअली ये नॉर्म्स जो है ये सारे लोन लेने वालों के ऊपर लागू होता है, नॉट ओनली द ईपीसी अवेलिंग के लिए. डेस्टिनेशन कंट्री फॉर एक्सपोर्ट, हम लोग जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्री की स्थिति क्या है और उसके बारे में बैंक का ओपिनियन क्या है. अगर वो वहाँ पॉलिटिकली ट्रबल है या फिर वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उसको भी डिसीजन लेने में वो चीज भी ध्यान रखा जाता है कि किस कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ईपीसी कैन बी गिवन अप टू 180 डेज एंड ऑब्वियसली कोई जरूरत हुआ, बहुत एक्जिजेंसी हुई तो उसे अनदर 90 डेज के लिए एक्सटेंड करते हैं. दैट मीन्स टोटल 270 डेज के लिए ईपीसी फैसिलिटी बैंक कैन गिव इट टू यू. हमारे पास आईसी नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन विथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हमें होना चाहिए और लेक ऑफ कोलेटरल नॉट टू बी रीजन फॉर डिनायल. ये एक्सपोर्ट फाइनेंस का ब्यूटी है कि अगर कोलेटरल सफिशिएंट नहीं है देयर शुड नॉट बी एन रीजन फॉर द बैंक टू डिनाई आवर लोन प्रपोजल. ये इंपॉर्टेंट चीज है बट समटाइम्स वी मिस दिस पॉइंट. एंड लास्ट में ईसीईसी पॉलिसी, अगर बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस कहती है कि ईसीईसी पॉलिसी लेना है तो शायद हमें लेना पड़े, बट वेवर इज ऑल्सो पॉसिबल. सो ये चीजें हमें ध्यान देना पड़ेगा वाइल अप्रोचिंग ए बैंक फॉर अवेलिंग ईपीसी फैसिलिटी. अब ईपीसी हमने ले लिया, ईपीसी इज इन रुपीज, तो उसका लिक्विडेशन कैसे होगा? ईपीसी बेसिकली हमने लिया है एक्सपोर्ट ऑर्डर के सामने, कंफर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर या एक्सपोर्ट एलसी के सामने लिया है. सो उसकी लिक्विडेशन भी एक्सपोर्ट प्रोसीड से ही होना चाहिए. दैट इज प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, एडवांस रेमिटेंस, प्रोसीड्स ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, आउट ऑफ ईएफसी बैलेंस, रुपीज इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट. टू द एक्सटेंट जितना में हम लोगों ने उसको बेनिफिट नहीं लिया है वो पार्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं. बट कभी भी ईपीसी कैन नॉट बी liquidated by debiting the CC account. ये possible नहीं है. It is not allowed as per RBI circular. So EPC can be availed in two form. That is एक है order to order basis, एक दूसरा है running account basis. Order to order basis का मतलब है जब भी मुझे EPC disbursement चाहिए, I need to submit the order, copy of order to the bank. For example, $10,000 का EPC order है तो I will take that invoice या performa invoice and give it to the bank. ये 10,000 का मेरे पास order है, इसके सामने आप हमें EPC डिसबर्स करके दो. तो ये ऑर्डर टू ऑर्डर हुआ. तो जब भी मुझे जरूरत होगी मुझे ऑर्डर बैंक को देना पड़ेगा, देन ओनली दे विल डिसबर्स द EPC अमाउंट. बट ये काफी कंबल्सन है, बार बार आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा विथ आपके परफॉर्मा इनवॉइस वगैरह के साथ. बैंक कहती है कि ठीक है, आप कह रहे हो कि आपको ऑर्डर टू ऑर्डर तकलीफ हो रहा है तो मैं आपको रनिंग अकाउंट फैसिलिटी भी दे सकता हूं, बट आपका गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. अब गुड ट्रैक रिकॉर्ड से मतलब क्या है? रनिंग अकाउंट में क्या होगा कि आप जो है एक बार मंथ के एंड में पूरे जो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो या एलसी है एक बार में आप देंगे, आपको बार बार हर महीने के बीच में देने की जरूरत नहीं. तो आप काफी कन्वीनियंट हो जाता है. आप जब भी रिक्वेस्ट करें सिंपल रिक्वेस्ट लेटर से दे विल एक्सेप्ट एंड डिसबर्स द ईपीसी लोन एंड दे विल नॉट बॉदर कि आपके पास ऑर्डर है कि नहीं. आपसे ऑर्डर मंथ एंड पे मांगी जाएगी, बट उसके लिए हमें गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए.
अब गुड ट्रैक रिकॉर्ड का क्लासिफिकेशन क्या है? फॉर दिस पर्पस एक्सपोर्टर्स हुज ओवरड्यू डू नॉट एक्सीड 5% ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 कैलेंडर ईयर्स मे बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्टर्स विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड। 3 प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर्स की बात कर रहे हैं, यानी जनवरी टू दिसंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ दूसरा वर्ड है एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, मतलब उस पीरियड में जनवरी से दिसंबर के बीच में एक्सपोर्ट रियलाइजेशन कितना हुआ। इट इज नॉट द एक्सपोर्ट आपने कितना किया, नहीं, एक्सपोर्ट आपने किया होगा, रियलाइजेशन कितना हुआ ड्यूरिंग जनवरी टू दिसंबर फॉर प्रीसीडिंग 3 इयर्स, उसका एवरेज लेके हम ये देखेंगे कि उस एवरेज का 5% से ज्यादा कहीं आपका आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड गुड ट्रैक रिकॉर्ड है और आप रनिंग अकाउंट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं और बैंक आपको खुशी खुशी ये चीज फैसिलिटी दे देगी ताकि आपको कन्वीनियंस रहे और फिर आप काम कर सके। ईपीसी हमने डिस्कस किया विच इज इन रूपी। नाउ वी विल डिस्कस पीसीएफसी दैट इज इन पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। सिमिलर है, पीसीएफसी विल बी अवेलेबल as in the case of EPC initially for a maximum period of 180 days from the date of first disbursement, and any extension of PCFC will be subject to the same terms and condition as applicable for extension of EPC, and it will entail an interest cost of 2% plus the original spread above 6 months LIBOR prevailing at the time of extension for the extended period। 6 मंथ के लिए हमें पीसीएफसी मिला लाइक ईपीसी की तरह। अब पीसीएफसी में भी ऐसा हुआ कि मैं एक्सपोर्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, इसके कारण मैं चाहता हूं कि बैंक जो है ना उसको एक्सटेंड करे, तो अनदर एक्सटेंशन कैन बी गिवन बाय द बैंक, बट उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर पहले जैसा बेनिफिशियल नहीं रहेगा बिकॉज 2% पिनल इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो कोशिश किया जाए कि हम ये इंटरेस्ट न दें और हम एक्सटेंशन न ले, बट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर एक्सटेंशन की जरूरत है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द पेनल्टी। बट व्हाट इफ कि हम लोग एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाए, तो ये नतीजा होगा कि इफ नो एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस पीसीएफसी विल बी एडजस्टेड एट द रूलिंग टीटी सेलिंग रेट फॉर द करेंसी कंसर्न। अब आपका डॉलर में आउटस्टैंडिंग है, पीसीएफसी लिया हुआ है, आपने एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, आपने बैंक को कहा, तो बैंक सीधे उस डॉलर को टीटी सेलिंग रेट से कन्वर्ट कर देगी, और ये काफी हाई रेट होता है जो हमारे लिए ठीक नहीं है एज ए एक्सपोर्टर। सो वर्स होगा हमारे लिए कि हमने जो भी बचाया होगा पीसीएफसी अवेल करके इंटरेस्ट के द्वारा, जबकि ये टीटी सेलिंग रेट लगाएंगे तो कन्वर्जन के बाद जो मिलेगा हमें रिपेमेंट के लिए वो काफी ज्यादा होगा, सारे हमारे बेनिफिट्स को नॉक ऑफ कर देगा। वी नीड टू बी केयरफुल कि ऐसा न हो हमारे साथ। सो बेसिकली दिस ईपीसी कैसे एसेस करती है बैंक? बहुत सिंपल तरीका है। EPC is basically a working capital finance, and assessment has to be made exactly on the line of assessment done for normal working capital advances। जैसे नॉर्मल वर्किंग कैपिटल होती है, डोमेस्टिक फंडिंग होती है, उसी तरह ईपीसी को भी एसेस की जाती है, वैसे ही वर्किंग कैपिटल फिनांस के रूप में इसे असेसमेंट करके लोगों को दी जाती है। ईपीसी इज अलाउड अप टू 90% ऑफ एफओवी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये इंटरेस्टिंग है कि आप जब एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके जाते हैं और वो उसका जो इनको टर्म्स अगर वो एफओबी है तो उसका 90% तक बैंक आपको फंड करती है ऑर्डर के सामने। 90% तक, या एलसी आपने दिया है एक्सपोर्ट एलसी, उसका 90% तक आपको ईपीसी अलाउड है। इन केस आपके ऑर्डर जो है सीआईएफ इनको टर्म्स में है तो यूजुअली सीआईएफ में इंश्योरेंस भी होगा, फ्रेट भी होगा। एक थंब रूल की तरह इंश्योरेंस के लिए 5% एंड फ्रेट के लिए 5% बैंक डिडक्ट कर लेती है, और फिर अराइव होता है कि चलो 5% हटा दिया तो 10% जो है ना हटा देंगे तो एफओबी वैल्यू बन जाएगा, फिर उसका 90% बैंक यूजुअली फंड करती है। ये हुआ प्री शिपमेंट की बात, जब हम लोगों ने ईपीसी देखा और पीसीएफसी देखा। अब उसी में एक्सपोर्ट फिनांस में पोस्ट शिपमेंट होता है। ये क्या है? पोस्ट शिपमेंट जैसा नाम है, शिपमेंट के बाद, यानी जब तक स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ था, प्री शिपमेंट था, स्टॉक बन के रेडी हुआ, हमने शिप कर दिया, अब जो है ना स्टॉक नहीं है तो प्री शिपमेंट भी नहीं होना चाहिए। अब तो वो बिल ऑफ लेडिंग में कन्वर्ट हो गया, टाइटल में कन्वर्ट हो गया, वो चला गया, तो उसके लिए जो फंडिंग है वो नेक्स्ट फेज में आता है, दैट इज पोस्ट शिपमेंट फिनांस। Post shipment credits means any loan granted by the bank to an exporter from India after the date of shipment of the goods to the date of realization of the sale proceeds, it can be classified as follows। सिंपल है, जैसे कि शिपमेंट डेट से लेके जब तक वो एक्सपोर्ट प्रोसीड हमें मिले नहीं तब तक की फंडिंग को हम लोग पोस्ट शिपमेंट फंडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या क्या है? एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन अंडर एलसी। अगर हमने एक्सपोर्ट एलसी हमें मिला है, उसके अंदर में अब बिल हो गया है क्योंकि हमने
शिप कर दिया गुड्स, बिल ऑफ lading मेरे हाथ में है, मैं इनवॉइस बना के, पैकिंग लिस्ट बना के, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना के बैंक को दूंगा, बोलूंगा कि नाउ यू कन्वर्ट दिस प्री शिपमेंट इनटू पोस्ट शिपमेंट बिकॉज दिस इज द बिल। दूसरा है परचेज डिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स अंडर कंफर्म ऑर्डर। अगर हमने एक्सपोर्ट ईपीसी हमने लिया है कंफर्म ऑर्डर के सामने, तो अगर साइड बिल होगा तो परचेज वर्ड यूज करते हैं, डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं जब वो यूजान्स ऑर्डर होगा। तो जो भी ऑर्डर के सामने हमने एक्सपोर्ट किया है उसके सामने बिल हम बैंक को देंगे, बोलेंगे कि दिस इज द बिल, आप ईपीसी या पीसीएफसी नॉक ऑफ कर लो। तो परचेज बिल डिस्काउंटिंग या ये वर्ड है जो एक्सपोर्ट बिल के सामने है। तीसरा है एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट ऑन कलेक्शन। कई बार हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और कलेक्शन में भेज देते हैं और उसके सामने हम लोग पैसा नहीं लेते, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 90 डेज का कलेक्शन हमने भेजा है कि यूजान जो है ना डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, हमने भेज दिया, 30 डेज हुआ है, रेस्ट 60 डेज अभी भी अवेलेबल है, आज हमें पैसे की जरूरत पड़ गई, हम बैंक को कह सकते हैं कि आप मुझे वो 60 डेज को डिस्काउंट करके दो, तो वो भी एडवांस पॉसिबल है बैंक के द्वारा। सिमिलरली एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस भी पॉसिबल है, और साथ में पॉसिबल है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक इंटाइटलमेंट्स। ये सारे चीज पोस्ट शिपमेंट में आती है, ये रूपी में है, ये पूरे जो है डिस्काउंटिंग जो है ये रूपी में है। सो ईबीआर इज बेसिकली इन फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्ट बिल री डिस्काउंटिंग, बिल परचेज डिस्काउंटिंग इन फॉरेन करेंसी। जब हम लोग प्री शिपमेंट फॉरेन करेंसी में लेते हैं लाइक पीसीएफसी, तो उस डॉलर को हम लोग ईबीआर के रूट से ही नॉक ऑफ करेंगे उस लाइबिलिटी को। तो जब हम डॉक्यूमेंट्स देंगे तो बैंक जो है डॉलर में ही हमें डिसबर्स करेगी, पोस्ट शिपमेंट एंड प्री शिपमेंट को इससे नॉक ऑफ करेगी। तो ये बेसिकली एक तरीका है कि प्री शिपमेंट में जब गुड्स के सामने दिया था, नाउ गुड्स इज नो मोर इन इंडिया, तो हम उसको पोस्ट शिपमेंट में करें जहां बिल्स के सामने फंडिंग बैंक करती है। अगर हम एलसी के सामने जैसा हमने नेगोशिएशन किया है, तो हमारे लिए एक फायदा ये है कि if limit is sanctioned against LC, then it would be treated as a outside of the purview of assessed bank finance। मतलब जो हमारे लिमिट है उससे ओवर एंड ऊपर, मतलब उससे भी ऊपर वो गिनी जाएगी। एडिशनल फंडिंग अगेंस्ट एलसी बैंक हमें देगी पोस्ट शिपमेंट के रूप में, इसको लिमिट के अंदर नहीं गिनी जाएगी। सो एक बेनिफिट है कि अगर हम एलसी के अंदर काम करते हैं तो हमें ये फायदा मिलता है कि जो हमारे लिमिट है उसके बाहर भी हमें पैसा बैंक देती है, क्योंकि ये अंडर एलसी वो लोग ट्रीट करते हैं। और ऑब्वियसली ये पूरा जो एलसी का ट्रांजैक्शन अगर हम करेंगे तो ये ऑपरेशन अंडर एलसी आर गवर्न्ड बाय यूसीपी 600, दैट इज आईसीसी पब्लिकेशन है। यूसीपी मींस यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यूसीपीडीसी फुल होता है नेम, यूसीपी 600 मैंने लिखा है। So post shipment finance can be extended up to 100% of the invoice value of the goods. That is very important. अगर मैं $10,000 का बैंक को बिल देता हूं तो बैंक will entirely give 10,000 in my account and जो भी चार्जेस डिस्काउंट चार्जेस वो डिडक्ट करेगी। लाइक अगर आप याद करें डोमेस्टिक जब हम लोग कैश क्रेडिट लेते हैं तो वहां पे डेट के सामने जो रिसीवर्स के सामने बैंक फंडिंग कई बार सिर्फ 50% देती है। आप जब ड्राइंग पावर के लिए जाएंगे बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट देंगे तो वहां जो रिसीवेबल्स होता है आप देखेंगे कि वहां पे 50% मार्जिन लिखा रहता है, तो यानी कि आप 50% भी मैं आपको दे पाऊंगा, बाकी 50% आपका मार्जिन रहेगा। बट यहाँ पे 100% आपको इनवॉइस वैल्यू का वो बैंक देती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट फिनांस। सो यहाँ पे हमने कवर किया एक्सपोर्ट फिनांस को, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट दोनों को। सो ट्रेड फिनांस के अंदर दूसरा पार्ट है इंपोर्ट फिनांस। व्हाट इज दैट? इंपोर्ट फिनांस इज द फंडिंग ऑफ द गैप बिटवीन रिसीविंग द गुड्स एंड सेंडिंग द पेमेंट। बहुत सिंपल है, गुड्स हमें मिलना है और उसके सामने पैसा भेजना है, वो दोनों के बीच में जो गैप है उसको जो फंडिंग है वो इंपोर्ट फिनांस है। इंपोर्ट के लिए जो भी फंडिंग है वो इंपोर्ट फिनांस है। अब इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि अगर मैं एक्सपोर्टर नहीं हूं, मैं खाली इंपोर्टर हूं, तो होगा क्या कि मैं खाली इंपोर्ट ही करूंगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, आई विल नेवर एक्सपोर्ट। तो मुझे इंपोर्ट से रिलेटेड उसको जो पैसा पे करना है वो हमें सीसी के रूप में बैंक देगी या ओडी के रूप में देगी, ताकि वहां से मैं रेमिट कर सकूं उसके इंपोर्ट पेमेंट को। और साथ में बैंक ये बोलेगी अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो मैं तुमको और भी 2-3 ऑप्शन देता हूं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन फंड बेस्ड। वो कहेंगे एलसी में आपको दे देता हूं फैसिलिटी, सो दैट आप एलसी यूज कीजिए, उसके सामने आप इंपोर्ट कीजिए। कई बार बैंक आपको बोलेगी ठीक है मैं बैंक गारंटी भी आपको देता हूं, उसके सामने भी अगर आप चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं। और बोलेगी बैंक की ओके मैं आपको एसबीएलसी बैक बायर्स क्रेडिट भी दे देता हूं ताकि आप इंपोर्ट कर सके और एक्सपोर्टर को पेमेंट कर सके। सो ये फैसिलिटीज बैंक यूजुअली अपने इंपोर्टर क्लाइंट को देती है।
तो कैश क्रेडिट नॉर्मल डोमेस्टिक जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस ढंग से उसका असेसमेंट होता है, उस तो बहुत सिंपल है वो, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बट हम लोग डेफिनेटली देखेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे एनालिसिस करते हैं बैंक। तो हम लोग जस्ट अपने देखेंगे, ये एक छोटा मैंने बनाया है जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कोई कंपनी है जिसको 20 करोड़ का एलसी लिमिट असेसमेंट कर रही है बैंक, और उसका उसका सेल मैंने लिखा नहीं, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो सेल 200 करोड़ का है, और उस कंपनी को टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 170 करोड़ का है। आउट ऑफ दैट 170 करोड़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अंडर एलसी 65 करोड़ का है। सो 65 करोड़ एनुअल परचेज अंडर एलसी रॉ मटेरियल है। और तो इसका मंथली क्या होगा, सिंपल है, मंथली 65 डिवाइडेड बाय अगर हम 12 करेंगे तो 5.42 मंथली परचेज अंडर एलसी हो गया। अगर उस इंपोर्टर को एवरेज यूजांस पीरियड 3 मंथ्स का मिलता है, जो कि नॉर्मल केस में कई बार लोग लेते हैं, और उसके लीड टाइम एंड ट्रांजिट टाइम यानी शिपमेंट होकर के इंडिया में पहुंचने से लेके उसके फैक्ट्री तक पहुंचने में 1 महीने का समय लगता है, तो टोटल लीड टाइम को हम कह सकते हैं कि 3 + 1 4 मंथ्स हो गया। तो इफेक्टिवली 1 महीने का उसका मंथली परचेज अंडर एलसी 5.42 है, जबकि हमें बीच में जो स्टक हो रहा है 4 मंथ्स तक का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5.42, तो ये टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो 21.68 का हो जाएगा, ए इंटू डी अगर करेंगे तो ये टोटल उनकी रिक्वायरमेंट है। और लिमिट अकॉर्डिंगली आप उससे कम की रिकमेंड करते हैं, दैट इज 20 CR। इसी ढंग से ये पूरा किया जाता है। सो दिस इज असेसमेंट ऑफ एलसी। सो हम लोगों ने देखा ट्रेड फिनेंस को, हमने देखा एक्सपोर्ट फिनेंस को, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट देखा, और अब हमने देखा इंपोर्ट फिनेंस को। वी विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज मेथड ऑफ पेमेंट्स। ये इंटरेस्टिंग है। इफ यू आर एन एक्सपोर्टर, you will feel, if you are an exporter, you will first try to find and bargain with the overseas buyer. आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्सपोर्टर है तो सबसे पहले ओवरसीज बायर से आप नेगोशिएट करेंगे, और फिर एक फाइनल टर्म्स आप फाइनल करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले आप डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली कि कौन से पेमेंट टर्म्स के हिसाब से आप उससे गुड्स लेना चाहेंगे आप। तो ये इंपॉर्टेंट है एंड क्रिटिकल है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि पेमेंट टर्म्स क्या हो। तो ये देखेंगे हम लोग कौन कौन से पेमेंट टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है। यूजुअली 4 मेजर टाइप के पेमेंट टर्म्स होते हैं। वो है एडवांस पेमेंट अंडर एलसी, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एंड ओपन अकाउंट। ये 4 पेमेंट टर्म्स है जिसके हिसाब से मैं एक्सपोर्टर के नाते इंपोर्टर से, जो वहां बाहर का इंपोर्टर है, उससे पे पैसा कलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन चारों में अलग अलग रिस्क पैरामीटर है। मैं कौन सा ऑप्ट करूंगा ये डिपेंड करता है कुछ बातों पे। वो कौन कौन सी 3 बातें मेनली है जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा पेमेंट टर्म्स यूज करूं। सबसे पहला जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड सेलर। मैं सेलर हूं, वो बायर है, इंपोर्टर है, हम दोनों के बीच में संबंध कैसा है। अगर हम दोनों में ट्रस्ट काफी अच्छा है तो हो सकता है हम लोग कलेक्शन में बात करें कि चलो ठीक है मैं माल भेज देता हूं, तुम पेमेंट कर दो। बट अगर ट्रस्ट नहीं है, थोड़ा सा नए लोगों से मैं डील कर रहा हूं, शायद मैं अंडर एलसी डील करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं जानता उस इंपोर्टर को। सो इस तरह से रिलेशन के कारण भी ये डिसीजन चेंज होती है कि मुझे कौन सा पेमेंट टर्म्स चुनना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज वर्किंग कैपिटल टू द बायर एंड सेलर्स। दोनों के बीच में बायर जो कि बाहर है, इंपोर्ट कर रहा है, सेलर जो मैं हूं, एक्सपोर्टर हूं, हम दोनों के पास क्या वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अवेलेबल है, ये जानना जरूरी है बिफोर वी टेक ए कॉल कि विच टर्म वी नीड टू टेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं एज ए एक्सपोर्टर कि मुझे तो एलसी के अंदर ही काम करना है, मुझे एलसी ला के दो, बट अगर इंपोर्टर के पास बैंकिंग फैसिलिटी एलसी के रूप में है ही नहीं, वहां एलसी लिमिट ही नहीं है, तो वी विल नॉट बी एबल टू गिव अस। सो ये देखना जरूरी है कि सामने वाले के पास कौन सा बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। अकॉर्डिंगली वी नीड टू टेक अ कॉल कि मुझे क्या फैसिलिटी मांगना चाहिए उससे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कंट्री इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। यहाँ एक साइड तो हम लोग इंडिया में है, बट सामने वाली पार्टी जो इंपोर्ट कर रही है वो कौन सी कंट्री में है। अगर वो कंट्री कॉशन लिस्टेड है, वो थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा वीक कंट्री है, पॉलिटिकली ट्रबल कंट्री है, तो रिस्क ज्यादा हो जाता है। उस केस में क्या प्रोडक्ट हम लोग को यूज करना है वो देखना है, क्या हमें एडवांस पेमेंट मंगवाना है। इस टाइप का जो डिसीजन है वो बेसिकली ये 3 मेन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा पेमेंट टर्म्स लेंगे। सो इफेक्टिवली हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज एडवांस पेमेंट। इट इज द मोस्ट सेफेस्ट फॉर द एक्सपोर्टर। सेलर के लिए सबसे सेफेस्ट है। From the seller's point of view, receiving payment in advance of the shipment is an ideal situation as it appears to eliminate all risk associated with non-payment.
नन पेमेंट का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज उसने पहले ही पेमेंट कर दिया, एडवांस में पूरा पैसा मिल गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट शिप द गुड्स. पैसा मिल गया है, सो नो रिस्क कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा. बट बायर के लिए सबसे रिस्कियर वन है. क्यों? ओवरसीज इंपोर्टर के लिए, क्योंकि वो पैसा पहले भेज दे रहा है, उसे पता नहीं है कि गुड्स कब आएगा, डिले होगा, क्वालिटी कब होगा. सबसे बड़ी बात है कि इन एडिशन टू दैट, पेमेंट इन एडवांस कैन क्रिएट कैश आउटफ्लो प्रॉब्लम, जबकि उसे माल मिला नहीं है. तो ये सबसे रिस्कियर है बायर के लिए. ही टेक्स ग्रेटेस्ट रिस्क व्हाइल ही डज द एडवांस पेमेंट टू द एक्सपोर्टर. बट और सबसे बड़ी बात क्या है कि एडवांस पेमेंट यूजुअली इतनी आसानी से लोगों को मिलती नहीं है, बिकॉज उसके लिए सेलर को काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा, कमांडिंग पोजीशन में होना पड़ेगा, कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को इंपोर्टर के साथ डिक्टेट कर सके. या फिर आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो जो यूनिक हो और सामने वाले जो इंपोर्टर है वो उस प्रोडक्ट के लिए बहुत नीडी हो, देन ओनली ही विल गिव यू द मनी कि मैं आपको चलो एडवांस में देता हूँ, यू शिप द गुड्स. सो एडवांस पेमेंट या तो फिर बहुत छोटे अमाउंट का होगा, जहां पे इंपोर्टर सोचेगा कि चलो इतना रिस्क मैं ले लेता हूँ, मैं एडवांस भेज देता हूँ, इतना रिस्क मैं ले लेता हूँ. तो ये समझना जरूरी है कि एडवांस पेमेंट के लिए इतनी आसानी से नहीं मिलती. तब एक चीज है कि एडवांस पेमेंट नॉट नेसेसरी कि आप 100% एडवांस पेमेंट ही हो. ऐसा हो सकता है कि 20-30% एडवांस में आप काम करें, बाकी अमाउंट जो है 80-70% आप अंडर एलसी करें या कलेक्शन पर करें. तो ये एक मिक्सअप इज पॉसिबल एज फार एज एडवांस पेमेंट इज कंसर्न. दूसरा जो रिस्क के हिसाब से एक्सपोर्टर के लिए बेस्ट है वो है आफ्टर advance payment, that is LC. The seller wants to get the money in advance before supply of goods and buyer will try to get the goods before making any payment. ये एक द्वंद्व चलते रहता है कि सेलर बोलेगा पहले मुझे एडवांस भेजो तब मैं गुड्स भेजूंगा, बायर बोलेगा पहले मुझे गुड्स चाहिए देन ओनली आई विल मेक द पेमेंट. टू फैसिलिटेट दिस नीड, बैंक्स कम इनटू पिक्चर. बैंक बीच में आती है, बोलती है रुको मैं कुछ बीच का रास्ता निकालता हूँ. If the seller is not strong enough to obtain payment in advance, then the next best option available for seller is LC. He will be assured that once shipment is done and documents are submitted to the LC issuing bank as per LC terms and condition, his payment is assured. LC के अंदर seller को और importer की बैंक अंडरटेकिंग देती है कि अगर आप एलसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स दोगे तो मैं ऑनर करूंगा. सो आपको खाली इतना करना है, आप शिपमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स एज पर एलसी, बिल्कुल एलसी में जैसे कही गई है वैसे आप अगर प्रेजेंट करोगे तो आई गिव द अंडरटेकिंग कि मैं आपको पेमेंट करूंगा. तो ये काफी बड़ा अश्योरेंस है सेलर को, एक्सपोर्टर को, बिकॉज वो इंपोर्टर के ऊपर अब डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है इंपोर्टर के बैंक के ऊपर, उसके दी गई कंफर्ट के ऊपर. अब बायर के लिए भी अच्छा है क्योंकि बायर गेट्स द कंफर्ट दैट कि मुझे पेमेंट तब करना है जब शिपमेंट हो चुका हो और डॉक्यूमेंट्स हमारे बैंक को रिसीव हो गई हो. भी बड़ा कंफर्ट है कि भाई माल अभी वहां से चल गया है और उसका डॉक्यूमेंट्स हमारे बैंक में आ गया, तब मुझे पेमेंट करना है. तो बायर ऑल्सो अग्रीज फॉर दिस. So basically, LC is an undertaking given by the buyer's bank to the seller that if the seller submits the required documents as per LC terms and conditions, they will receive the payment. This undertaking is irrespective of whether buyer has sufficient fund in the account or not. It is not necessary that कि importer should have account on that particular due date. नहीं भी है तो पर भी it is the responsibility of the LC issuing bank to remit the fund to the exporter as per commitment given under the LC. ये क्रिटिकल है क्योंकि ये अंडरटेकिंग बैंक ने दिया है, इंपोर्टर ने नहीं दिया है. सो ये बहुत बड़ा कंफर्ट है सेलर के लिए. ही इज अश्योर्ड अबाउट हिज पेमेंट कि मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूं और कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन बैंक को देता हूं तो मुझे बैंक से पैसा मिलेगा ही. सो एलसी इज गवर्न्ड अंडर यूसीपी 600. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. सो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन. डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन इज नथिंग बट ए सेलर विल शिप द गुड्स इस वाले पेमेंट टर्म्स के हिसाब में, एंड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू द बायर ही विल सेंड द डॉक्यूमेंट्स which may include negotiable bill of lading to its bank for collection. तो कलेक्शन में क्या होगा कि एक्सपोर्टर शिप करेगा गुड्स को और एंटायर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ओरिजिन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपनी बैंक के पास ले जाके बोलेगा कि इसे आप कलेक्ट करके दो. अब जिस बैंक को वो देगा उसकी अपनी बैंक, एक्सपोर्टर की बैंक यहाँ पे रेमिटर बैंक कहलाएगी. रेमिटर बैंक इस सारे डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर्स के बैंक को भेजेगा जो कि उसके लिए कलेक्टिंग बैंक कहलाएगी, और जो बैंक इंपोर्टर को ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा वो बैंक उसके लिए प्रेजेंटिंग बैंक कहलाएगी. तो प्रेजेंटिंग बैंक विल प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स टू द इंपोर्टर. तो ये डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं. हमारा ये कहना है कि ये एक डीपी बेसिस है और दूसरा है डीए बेसिस. डीपी मींस व्हाट? डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट. ये साइट बिल्स के लिए जो होती है जब
एक्सपोर्टर के हिसाब से मुझे पैसा इमीडिएट चाहिए होगा, तो आई विल से दैट डॉक्यूमेंट्स तभी देना जब सामने वाली पार्टी मुझे पैसा दे दे. सो डीपी इज गुड फॉर द सेलर एज द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स will be given to the buyer only when he makes the payment. So seller payment is much assured. तो ये काफी ठीक है ये इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्टर के लिए, अगर उसे ये अश्योर करना है कि यार मुझे तब तक गुड्स जब तक नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, तो डीपी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं. अनदर विल बी दैट डीए बेसिस, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. ये यूजांस बिल के लिए होता है. मान लिया कि मैं एक्सपोर्टर हुआ, मैं चाहता हूं कि जो इंपोर्टर है उसको मैं कुछ दिन का यूजांस पीरियड दूं, क्योंकि सामने वाले इंपोर्टर ने कहा आज मेरे पास पैसा नहीं है, अगर देना होगा तो मुश्किल है मेरे लिए इंपोर्ट करना. तो व्हाट आई विल डू, आई विल बिजनेस प्रोपोजिशन को देखते मैं उसको बोलूंगा कि ठीक है 90 डेज का मैं तुम्हें क्रेडिट दिया. तो इन दैट केस आई विल प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स एज पर यूजांस बिल. मैं ड्राफ्ट वगैरह जो बनाऊंगा वो बेसिकली 90 डेज का ड्राफ्ट के हिसाब से बनाऊंगा. 90 डेज के बाद का ड्यू डेट आएगा और इंटायर सेट विल बी सेंट टू द इंपोर्टर्स बैंक. एंड इंपोर्टर्स के बैंक क्या करेगी, चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है तो वो ड्राफ्ट को इंपोर्टर से पीछे साइन करा लेगी, एक्सेप्ट करा लेगी और इंटायर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी रिलीज टू द इंपोर्टर. इस केस में क्या है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स की पोजीशन इंपोर्टर ने ले लिया, पैसा अभी दिया नहीं है और गुड्स भी ले लिया और वो यूज भी कर लिया. अगर सब चीज ठीक रहा तो 98 डे में इंपोर्टर विल मेक द पेमेंट एंड वी विल गेट द पेमेंट अगेंस्ट द एक्सपोर्ट जो भी हमने किया है उसके सामने. बट इन केस अगर बायर डिले करता है पेमेंट में, वो 98 डे को पेमेंट नहीं करता या फिर वो पेमेंट ही नहीं करता ड्यू डेट के बाद भी, तब हम लोग सामने वाली बैंक को जाके ये नहीं कह पाएंगे कि बॉस आप पैसा दो, आपने डॉक्यूमेंट हैंडल किया था, बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अंडर एलसी. यहाँ पे सामने वाली बैंक ने हमें कोई अंडरटेकिंग नहीं दिया है, मतलब ये टोटली हमारा कॉल इंपोर्टर के ऊपर था. इंपोर्टर इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, सो आज हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस बात के कि सामने वाली बैंक के पास हमारा ड्राफ्ट जो हमने भेजा था वो एक्सेप्टेड कॉपी उसके पास पड़ा हुआ. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हर एक एक्सपोर्टर के साथ होती है, कई बार होता है, बहुत बार हमने फेस किया हुआ है कि हमने एक्सपोर्ट किया अंडर एक्सेप्टेंस, उन्होंने एक्सेप्ट करके दे दिया और बाद में या तो गुड्स लिया नहीं या फिर देर से लिया, देर से पेमेंट किया या पेमेंट किया ही नहीं. व्हाट टू डू इन दैट केस? चैलेंज वही है, हमारे पास रिकोर्स बहुत कम अवेलेबल है, जो भी लीगल चीज है वो हमें करना पड़ेगा. मे बी हमें ड्राफ्ट को प्रोटेस्ट कराना पड़ेगा, ये सब करना, क्योंकि बैंक की कोई अंडरटेकिंग इसमें है नहीं. अब बैंक का रोल बहुत लिमिटेड होता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में. इनफैक्ट बैंक्स रोल इन डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन ट्रांजेक्शन इज वेरी लिमिटेड. A bank is not obliged to protest in the event of non-payment or non-acceptance unless it is expressly required in the collection instruction. So ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि उस ड्राफ्ट को जो इंपोर्टर ने एक्सेप्ट किया था आप जाके प्रोटेस्ट करा लो, लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दो. दे विल नॉट डू जब तक कि हम लोग शुरू में ही उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे. बैंक इज नॉट obliged टू प्रोटेस्ट. So ये सब क्रिटिकल है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क पैरामीटर ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन व्हाइल डूइंग द ट्रांजेक्शन. एंड डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन इज गवर्न्ड बाय यूआरसी, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर कलेक्शन 522 आईसीसी पब्लिकेशन है. इसके अंदर में सारे आर्टिकल्स लागू होते हैं. वी नीड टू जस्ट गो थ्रू दैट बिफोर डूइंग द ट्रांजेक्शन. सबसे लास्ट में है दैट इज ओपन अकाउंट बेसिस, एंड इसके लिए जो है वो है सेलर के लिए मोस्ट रिस्कियर है ये ओपन अकाउंट बेसिस, बट बायर के लिए मोस्ट सेफेस्ट है. ये जस्ट उल्टा होता है. सेलर के लिए जो सबसे सेफेस्ट होगा वो बायर के लिए सबसे रिस्कियर होगा, और जो बायर के लिए सबसे सेफेस्ट होगा वो सेलर के लिए सबसे रिस्कियर होगा. अब इसमें क्या होता है, इन एन ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन ए सेलर डिस्पैचेस द गुड्स टू ए बायर एंड सेंड्स द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू द बायर आस्किंग फॉर पेमेंट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट. सेलर गुड्स भेज देगा या भेजते रहेगा और बायर को ये कहेगा कि ये रहा डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट, तुम एक सेट डेट पे, स्पेसिफाइड डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे आप मुझे पेमेंट करते रहो जो भी मैंने शिपमेंट किया. गुड्स आर यूजुअली कंसाइन्ड टू द बायर, यानी डायरेक्टली बायर को गुड्स मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी बायर को मिल जाएगा. बैंक का कोई रोल यहाँ बीच में नहीं आएगा. A set date for payment is agreed and the buyer remits the necessary funds to the seller as per agreed terms. तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे मैं गुड्स भेजता रहूंगा और एक अग्रीड डेट के ऊपर पेमेंट में रिसीव करता रहूंगा मेरे जितने मैंने एक्सपोर्ट किया है. इस ढंग से ये ट्रांजेक्शन होता है विदाउट इन्वॉल्विंग द बैंक. अब चैलेंज क्या है कि ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन शोज द सेलर हैज फुल ट्रस्ट ऑन द बायर एंड सेलर इज रिलायंट ऑन द ट्रस्टवर्दीनेस एंड क्रेडिटवर्दीनेस ऑफ द बायर टू पे. सिंपल है, ये तभी मैं करूंगा जब मेरा फुल ट्रस्ट मेरे बायर के ऊपर है, इंपोर्टर के ऊपर है. अब मैं जानता हूं कि इंपोर्टर जो मुझसे माल ले रहा है वो बहुत ट्रस्ट वर्दीनेस है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बियॉन्ड डाउट है. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट कि मैं माल भेजूंगा तो एक पर्टिकुलर डेट में वो डेफिनेटली मुझे दे देगा.
Once goods have been dispatched, a seller will lose all control over payment. ये सबसे बड़ा रिस्क है ओपन अकाउंट में। मैंने गुड्स तो भेज दिया, आप जरूरी नहीं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। सो ये ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है कि नहीं, आई नो कि पैसा आएगा। वो हम लोगों ने बिल्डअप किया। कैसे बिल्डअप किया? तब किया जब यूजुअली इट इज डन व्हेन सेलर एंड बायर हैज गुड पास्ट एक्सपीरियंस विद ईच अदर। ये जब हम लोग आपस में डील करते करते एक समय ऐसा रेपो क्रिएट हो जाता है बायर और सेलर के बीच में कि ये ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। As per estimates, around 80% of world trade are done on open account basis because it is fast and cheaper to other mode of payment. ये fast इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट आप अपने इंपोर्टर से बात करते हैं और इंपोर्टर को माल भेजते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी भेजते हैं, तो बीच में बैंक की इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो ये काफी फास्ट है। चीपर कैसे है? क्योंकि बैंक इन्वॉल्व नहीं, एलसी वगैरह का कॉस्ट होता है। एलसी इशूइंग बैंक विल टेक इट्स ओन कॉस्ट। यहाँ बैंक जो डिस्काउंट करेगी वो अपना कॉस्ट लेगी, तो ये काफी चीपर है ओपन अकाउंट। इसलिए वर्ल्ड की ट्रेड की 80% के करीब ट्रांजेक्शन जो है ओपन अकाउंट बेसिस पे होती है। It is particularly useful in transactions involving regular shipments where the importer often makes payments at set intervals for goods received during a preceding period. ये आप रेगुलर जब कंटिन्यूअस उसको सप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है कि हर महीना जो है ना 10 कंटेनर 20 कंटेनर उसको भेजना है, तो एवरी कंटेनर के पीछे वो पैसा भेजता रहे ऐसा नहीं है। वो एक डेट फिक्स कर लेगा कि इस दिन में मैं तुम्हारे पिछले मंथ के सारे कंटेनर का पैसा भेज दूंगा, और वो उसी डेट को हर एक महीना वैसे ही करता रहेगा और मैं हर एक महीने उसी तरह से एक्सपोर्ट करता रहूंगा। उस टाइप के ट्रांजेक्शन में ये ओपन अकाउंट बेसिस ट्रांजेक्शन आता है। सो अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है क्या कहते हैं ट्रेड फिनांस एसएमई के लिए किस ढंग से इंपॉर्टेंट है या एसएमई की नीड के हिसाब से क्या है। तो ट्रेड फिनांस इज ए मैसिव ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेल्प्स मेंटेन द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन सप्लाई फिनांस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो ड्राइव होना चाहिए वो ट्रेड फिनांस के थ्रू पॉसिबल है, एंड ये हेल्प करता है क्रेडिट के फ्लो को जो सप्लाई चेन है उसके अंदर लाने के लिए। सो इंटरनेशनल ट्रेड इज रिस्की, ट्रेड फिनांस इज यूज्ड टू मैनेज दिस रिस्क। MSMEs can also mitigate business risk by using appropriate trade finance structures. This is why SMEs exporter depend on trade finance. We all know that international trade is risky. हम लोग जानते हैं अगर डोमेस्टिक में ट्रेड करें तो बहुत सारी चीज हमारे कंट्रोल में रहती है, बट इंटरनेशनल ट्रेड इज टोटली डिफरेंट देन डोमेस्टिक ट्रेड, जहां पे आप एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को नहीं जानते, आप ओवर द नेट या ओवर द फोन या फिर ओवर द शायद चैटिंग करके आपने ऑर्डर बुक किया हो और आप यहाँ से ऑर्डर सप्लाई कर रहे हो, यू डोंट नो कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इस तरह का बहुत सारे रिस्क है, उसके कंट्री रिस्क क्या है, वो जो इंपोर्टर है वो पेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उस कंट्री की लॉज अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। तो ये चैलेंज रहती है इंटरनेशनल ट्रेड में, जहाँ पे हम रिस्क फोर्सी करते हैं कि यहाँ पे काफी रिस्की प्रोपोजिशन है। सो उन रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेड फिनांस को अगर हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट जैसे एलसी को हमने यूज किया, तो बहुत हद तक हम इंपोर्टर से अपने रिस्क को शिफ्ट कर देते हैं उसके बैंक के ऊपर। तो इस टाइप की चीज ट्रेड फिनांस हेल्प करती है। Managing cash and working capital are critical to the success of any business. Trade finance is a tool that is used to unlock capital from MSME's existing stock or receivables. ये तो सभी के लिए लागू होता है कि आप मैनेज करें कैश को और वर्किंग कैपिटल को इस ढंग से ताकि आप बिजनेस उसका डेवलप हो जाए। एंड सबसे बड़ी बात, आपकी अपनी पैसा जो है स्टॉक एंड रिसीवेबल्स में ब्लॉक है और उसको ट्रेड फिनांस के द्वारा उसका आपका जो कैपिटल है वो अनलॉक हो सकता है। और कैपिटल एक बार अनलॉक हुआ बाहर आया तो आप उससे बहुत सारी चीज अपने इसके लिए कर सकते हैं। So a trade finance facility may allow MSMEs to offer more competitive terms to both suppliers and customers by reducing payment gaps in their trade cycle. It allows MSMEs to be more competitive. So आपके पास अगर फंडिंग अवेलेबल है, आपके पास बैंक सपोर्ट है, ट्रेड फिनांस अवेलेबल है, तो आप अपने कस्टमर से बार्गेन कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ भी डिमांड आएगी तो यू विल बी एबल टू फुलफिल दोज थिंग्स थ्रू दिस ट्रेड फिनांस। तो आप ज्यादा कंपिटिटिव हो जाते हैं। Trade finance helps in the growth of a business by providing funds required for purchase of goods and stocks. Obviously, ये आपको goods procure करने में, stock procure करने में आपके trade finance मदद करती है। Trade finance is a solution for short-term working capital. It increases the revenue potential of a company. ये आपका शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल ट्रेड फिनांस को आप कह सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके रेवेन्यू पोटेंशियल को इंक्रीज करने में आपको मदद करती है। सो ट्रेड फिनांस ऑफर्स ए low cost short term solution to MSMEs with the immediate capital required to carry out their export import transaction. ये बेनिफिट है ट्रेड फिनांस का कि ये लो कॉस्ट है,
और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हमें देती है ताकि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन कर सकूं। ट्रेड फिनांस अलाउज companies to request higher volume of stock or place larger orders with suppliers, leading to economies of scale and bulk discount. आपके पास अगर बैंक का सपोर्ट है, ट्रेड फिनांस अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली यू कैन बुक लार्जर अमाउंट, एंड जिसके कारण आप अपने इकोनॉमी ऑफ स्केल को बड़ा कर सकते हैं। समय के साथ हर एक कंपनी ग्रो करती है, और ग्रो करते समय अगर वो आप सिर्फ अपने फंड के हिसाब से चलेंगे तो मुश्किल है। यू नीड टू टेक सपोर्ट ऑफ द बैंक एंड यू नीड टू आस्क ट्रेड फिनांस सो दैट यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस, बल्क डिस्काउंट आपको मिल सके सप्लायर से। इन सारी बातों के लिए ट्रेड फिनांस हेल्प करती है। दैट इज व्हाई इट इज नीडेड फॉर मी। Trade finance helps ease out cash constraints or liquidity gaps for suppliers, customers, third parties, employees or providers. अब एक तरफ मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, मेरा स्टक हो गया पैसा, वो मैंने 90 डेज का क्रेडिट दिया था, वहां पैसा फंसा हुआ है। दूसरी साइड मैं जिससे रॉ मटेरियल लिया था वो मुझे बोल रहा है यार पैसा दो, मेरे पास मेरे एम्प्लॉय को पैसा देना है, मुझे अपने सर्विस प्रोवाइडर, वेरियस सर्विस प्रोवाइडर को पैसा देना है। तो ये जो कैश मिसमैच है ना, जो दिक्कतें हैं, लिक्विडिटी गैप है, वहां पे ट्रेड फिनांस काम आती है। हो सकता है कि जो मैंने एक्सपोर्ट किया था उस डॉक्यूमेंट्स के सामने मुझे फंड हो जाती, मैं सप्लायर्स जो मुझे रॉ मटेरियल दिया था उसको मैं पेमेंट कर पाता। तो ये बहुत जरूरी है कि राइट टाइम पे बैंक के साथ संबंध बना के बैंक से हम ट्रेड फिनांस ले, ताकि हमारा कैश कॉन्टेंट्स या फिर लिक्विडिटी इशू जो है वो सॉल्व कर सके। अब ये बातें हो गई कि ठीक है बैंक से लोन लेना है, बट बैंक से ट्रेड फिनांस ले कैसे? हाउ डू बैंक्स असेस ट्रेड फिनांस? व्हाइल एक्सटेंडिंग export credit facilities, banks are usually governed by banks internal guidelines of RBI, rules of FD, FEDI हो गया, Foreign Exchange Dealers Association of India, Trade Control and Provision of FEMA, codes of ICC like UCP 600 LC के लिए, या ISBP 745 LC के लिए, URC 522 कलेक्शन के लिए, URDG 758 बैंक गारंटी के लिए, ISP 98 जैसे SBLC या बैंक गारंटी वगैरह के लिए। सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करते हैं। तो एज अ बैंक दे विल लुक द गाइडलाइंस गिवन बाय ऑल ऑफ दिस थिंग्स। नॉट ओनली दे विल सी द बैंक्स इंटरनल गाइडलाइंस, बट उन्हें बाकी सब चीज भी चेक करना पड़ता है कि किसे हम दे सकते हैं, इसके अंदर अलाउड है या नहीं है। हाउ डू बैंक्स एसेस ट्रेड फिनांस? बेसिकली सबसे पहला तो एप्लीकेशन होगा। द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ ए लोन एप्लीकेशन फ्रॉम द बोरोवर टू द लेंडर। When applying for trade finance, the lender will ask for a set of information on the company, the individuals involved, directors, and details on why the business is seeking debt finance. सिंपल है, आप जो एप्लीकेशन देंगे तो यही सब क्वेश्चन पूछी जाएगी कि आपको पैसा क्यों चाहिए, आपकी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, जो भी डायरेक्टर है, प्रमोटर है, वो जो भी इन्वॉल्व है उनका डिटेल आप हमें दो। तो so basically bank usually prefers to deal with the entity who are already into the business. Therefore some form of track record is expected showing trading revenues on the past transaction. Usually बैंक प्रीफर करती हैं कि आप जो है ना, आपकी कंपनी कम से कम 3-4 साल आपका ना अस्तित्व हो, एग्जिस्टेंस हो, और 3-4 साल की आपके बैलेंस शीट आपके पास हो, प्रीफर करती है। आई मीन ना, एकदम से आप नए होंगे तो बैंक विल हेजिटेट टू गिव द लोन। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे MSMEs के साथ है, क्योंकि अगर कोई नई कंपनी बना के जाना चाहता है तो यूजुअली बहुत इजीली बैंक फंड नहीं करती। ये एक सबसे बड़ा डिलेमा है। सो बैंक यूजुअली प्रीफर कि आपका एग्जिस्टिंग हिस्ट्री हो, विंटेज हो, उसके हिसाब से आपके बैकग्राउंड और ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके वो लोन देने का प्लान बनाती है या देने की कोशिश करती है। सो बैंक्स कंपनीज बिजनेस प्लान्स में हैव द फॉलोइंग। आपको एक बिजनेस प्लान भी देना होता है बैंक को, और उसको देख करके बैंक क्या करती है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी होगा, फ्यूचर विजन होगा कंपनी का, गोल्स ऑफ द बिजनेस एंड एनी सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट टू डेट। अब आपका जो अब तक का जो भी आपने किया होगा उस कंपनी में, उसके आप मेजर माइलस्टोन मेंशन करते हैं। आपका गोल क्या है, फ्यूचर आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, उसके बारे में आप अपने बिजनेस प्लान में बोलते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ द की स्टेक होल्डर्स, डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रपोज्ड इक्विटी। आप ये बताते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है डायरेक्टर लोग का, आप ये बताते हैं कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, वो किन सारे कंपनीज में और इन्वॉल्व हैं, वो किस तरह से अब तक उन्होंने ग्रो किया है। डायरेक्टर के बारे में पूरी बातें लिखने के बाद ये भी बोलते हैं कि इस कंपनी में उनका इक्विटी क्या है या कितने इक्विटी लाने वाले थे। और उसके अलावा फिर आप मेंशन करते हैं कि किस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वेदर यू आर डूइंग द ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी चीजें आप उस कंपनीज बिजनेस प्लान में लिखते हैं। आप ये भी बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट पे आप डील कर रहे हैं वो मार्केट उसका कैसा है, उसका सेक्टर क्या है, उसमें कंपटीशन का क्या पोजीशन है,
ये सारी चीज आप उसमें देते हैं, और साथ में देते हैं समरी ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल फोरकास्ट। आपने जो 3-4 साल का आपका जो आपने जो बैलेंस शीट है उसका प्रॉफिट कितना है या उसमें सेल कितना किया, एक सिनॉप्सिस आप देते हैं उस बिजनेस प्लान में। साथ में ये कहते हैं कि करंट ईयर में वी आर एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, एंड उसके नेक्स्ट ईयर में प्रोजेक्शन आप देते हैं कि इतना आप करने वाले हैं सेल या प्रॉफिट। सो बेसिकली उसके बेसिस पे एप्लीकेशन जो है ना बैंक एवेलुएट करती है, और एवेलुएट का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपकी जो बैलेंस शीट आपने दिया होगा 2-3 साल के, यूजुअली दे विल आस्क, दे विल एनालाइज द बैलेंस शीट। उसे एनालाइज करने के बाद देखते हैं अपने एक एक्सेल फॉर्म जिसको बोलते हैं सीएमए, उसमें सारी डाटा डाली जाती है पास्ट 3 इयर्स का एंड फिर करंट ईयर का, और फिर 1 ईयर मोर, दैट इज प्रोजेक्शन भी हम लोग करते हैं कि आने वाले सालों में, आने वाले 2 साल में आप किस ढंग से करने वाले हैं, आपका सेल्स टारगेट क्या रहेगा, आपका प्रॉफिट क्या रहेगा। ये एवोल्यूशन जब हो जाती है तब पूरा प्रपोजल जो है इंटरनल क्रेडिट रेटिंग के पास वो लोग भेजते हैं। इंटरनल क्रेडिट रेटिंग यूजुअली जब है ना आपके फिनेंशियल के बेसिस पे होती है, साथ में ये चेक किया जाता है फिनेंशियल रिस्क क्या है, आपने कितना कोलेटरल दिया है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री रिस्क क्या है, मैनेजमेंट रिस्क क्या है, इंटीग्रिटी क्वालिटी कैसा है मैनेजमेंट का, कंट्री रिस्क जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री का क्या पोजीशन है, इस आपकी कंपनी की विंटेज कितनी, कितने सालों से कंपनी है, या फिर ऐसा कोई वनरेबिलिटीज ऑफ द मार्केट है क्या जो कि आपको दिक्कत कर सकती है, या फिर इस जो सेगमेंट में हम कर रहे हैं उसमें डिफॉल्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये सारा चीज रिस्क देखने के बाद एक रेटिंग निकालती है। रेटिंग आपकी कंपनी का जब निकलती है तब ये माना जाता है कि आप लोन लेने लायक है या नहीं है। सो बेटर द रेटिंग मीन्स वेरी लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, यानी आपको लोन मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और जब लोअर रेटिंग मीन्स likely to result into denial of a loan application। अगर आपका रेटिंग पुअर आता है रेटिंग पैरामीटर के हिसाब से तो मोस्टली आपकी प्रपोजल सैंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसे बोला जाता है कि ये डिफॉल्ट करेगा ये। सो बैंक जो है अब ये सारा चीज कर लिया, लेकिन एक्चुअली बैंक देखती क्या है किसी एप्लीकेंट्स केस में, तो वही है मेन है कि फिनेंशियल पैरामीटर पूरा देखती है आपके बैलेंस शीट के बेसिस पे, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को देखती है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखती है, डायरेक्टर्स के क्रेडेंशियल को देखती है, चेक करती है, मार्केट जिस मार्केट सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल वो एनालिसिस करते हैं कि वो सही जगह पे हैं, सही पोजीशन पे हैं, आपने सही तरीके से मार्केट पकड़ा हुआ, और सबसे बड़ी बात ये मार्केट फ्यूचर में चलने वाला है या बढ़ने वाला है। ये क्रिटिकल पार्ट है क्योंकि हमेशा बैंक फ्यूचर को देख के लोन देती है। और रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन, आप जिस भी इंपोर्टर के साथ आप डील कर रहे हैं, किस ढंग से आप डील कर रहे हैं, उसमें रिस्क कितना है, ये सारी बातें वो चेक करते हैं। और साथ में देखते हैं कि आपका कोलेटरल पोजीशन क्या है। आपने कुछ प्रॉपर्टी ऑफर की होगी तो दे विल एनालाइज द कोलेटरल को कि कोलेटरल का नेचर क्या है, वेदर इट इज ए रेसिडेंशियल वन और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या वो देखेंगे कि ये कहीं आपने फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है यानी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी दिया हुआ है। कई बार तो लोग ये भी चेक करेंगे रेसिडेंशियल है तो वेदर वहाँ पे आप रहते हैं या नहीं, या रेंटेड है, बहुत सारी चीज़ वो लोग करते हैं। वो उसके हिसाब पे कॉल लेते हैं कि इस कंपनी पे हम लोग आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। सो अगर यहाँ तक पैरामीटर में अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो दे विल यूजुअली टेल यू दैट ओके हम लोग करने के लिए तैयार हैं, ये हमारा टेंटेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये खर्चे रहेंगे, ये डिफरेंट टाइप को फीस रहेगा। यूजुअली आपको ये सारी बातें वो कहती है, बैंक कहती है कि आप ओके हैं क्या इस रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पे। और अगर आपको अगर पता है कि मार्केट में ये रेट मिल रहा है और आपको मालूम है कि इस टाइप के प्रपोजल में इस टाइप का ही रेट चल रहा है, तो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयर्ड एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फीस एंड चार्जेस, इट कैन हेल्प यू नेगोशिएट टर्म्स दैट आर इन योर फेवर। मेरा ये मानना है कि बिफोर दे डू द फाइनल सेक्शन वी नीड टू डिस्कस दिस ओल्ड चार्जेस इशू विद द बैंक, सो दैट सैंक्शन होने के बाद बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगेन दे हैव टू गो टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी टू गेट इट सैंक्शन। सो उससे पहले ही हमें जाके नेगोशिएट कर लेना है अगर ये मौका हमें मिलता है तो। अप्रूवल प्रोसेस क्या है, वो टिपिकली द रिलेशनशिप मैनेजर जो है हु इनिशियल्स डील्स विद द एप्लीकेंट एंड कलेक्ट्स ऑल द पेपर्स विल डू एन इनिशियल क्रेडिट एंड रिस्क एनालिसिस। जिसने आपका पेपर लिया है जो रिलेशनशिप मैनेजर वही पहले चेक करेगा कि क्रेडिट रिस्क क्या है, ये एनालिसिस करता है। बट कुछ बैंक में स्पेशली नेशनलाइज बैंक में देयर इज ए टीम जो कि वही रिलेशनशिप मैनेजर है, वही सोर्सिंग करता है प्रपोजल, वही प्रोसेसिंग करता है, वही प्रेजेंट भी करता है प्रपोजल अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास, एंड वही रेस्पॉन्सिबल है सैंक्शन कराने के लिए, सैंक्शन लेटर देने के लिए और साथ में डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी। बट कुछ बैंक में खास करके प्राइवेट बैंक्स में इट इज लाइक दैट कि वहाँ एक सेपरेट क्रेडिट एंड रिस्क टीम हुआ करती है जो कि प्रपोजल को एसेस करती है,
Title clearance report and valuation report will be obtained for the collateral properties by the banks impaneled, advocate and valuer respectively. फिर आपने जो कोलेटरल प्रॉपर्टी दिया है उसका टीसीआर कराई जाएगी, वैल्यूएशन रिपोर्ट कराई जाएगी बैंक्स के इंपैनल, एडवोकेट एंड वैल्यूअर से। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है, सिविल, आरबीआई, ईसीईसी, डिफॉल्टर लिस्ट, कॉशन लिस्ट विल बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। ये हर प्रपोजल में होता है, सो हमें हमारे लिए भी वैसे बैंक करेगी। बैंक ये भी देखेगी कि अकाउंट्स स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बैंक्स विल बी वेरीफाइड टू चेक एनी इफ एनी इरेगुलरिटी और ओवरड्रॉन अमाउंट। अगर वैसा कुछ इरेगुलरिटी या ओवरड्रॉन अमाउंट हमारे एग्जिस्टिंग बैंक के साथ दिखता है क्या, ये बैंक देखती है। मंथ वाइज क्रेडिट एंड डेबिट समेशन विल बी असर्टेन एंड वेरीफाइड विद द मंथली जीएसटीआर रिटर्न के साथ चेक करती है कि वो बराबर मैच कर रहा है कि नहीं। ऑल्सो दे विल सी दैट ईएमआई या चेक बाउंस वगैरह हुआ है क्या हमारे एग्जिस्टिंग बैंक के साथ। So market reference also they will take from suppliers and debtors. They will call and understand कि आपने जो सप्लाई किया था गुड्स का क्वालिटी कैसा है, या आप सही समय पे पैसा दे पाते हैं कि नहीं। इस टाइप की बातें वो मार्केट रेफरेंस लेती है। कई बार तो वो आपके कंपटीटर के साथ ही बात करके पूछते हैं कि वो बंदा कैसा है, उसकी कंपनी कैसी है। इस तरह से मार्केट फीडबैक वो लोग लेते हैं। और कई बार कोई बड़ा डेटर है या कोई बड़ा क्रेडिटर है, यहाँ बैंक को लगता है कि मुझे किसी एक्सटर्नल एजेंसी से इसकी रिपोर्ट लेनी है, तो कई बार वो डीएनबी टाइप की एजेंसी को ये काम दे देती है कि पता करो कि ये इसका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। सो दे विल डू द ड्यू डिलिजेंस एंड दे विल गिव द रिपोर्ट टू द बैंक। सो ये सारी चीज करने के बाद, पूरा सेटिस्फाई हो जाने के बाद, हर एक पैरामीटर्स एज पर बैंक्स गाइडलाइंस जब पूरा हो जाता है, तो प्रपोजल विल बी फाइनली पुट अप टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर अप्रूवल एंड आफ्टर सैंक्शन इट गोज टू द लीगल टीम फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसबर्समेंट विल हैपन। तो यहाँ तक बैंक का असेसमेंट का तरीका होता है जो ओवरऑल एप्लीकेशन के बाद से शुरू होता है। तो हमें ये देखना है कि हमें किस ढंग से बैंक को अप्रोच करना है। एग्जैक्टली बैंक के पास जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो बैंक को हमें क्या क्या करना चाहिए हमें देने के लिए। बैंक की बात हम लोगों ने देख लिया। अब एज ए एप्लीकेंट और एज ए बोरोवर व्हाट वी आर सपोज टू डू, फर्स्ट complete the loan application form. If it is not available, prepare a request letter asking the bank for trade finance. रिक्वेस्ट लेटर भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं अगर लोन एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है तो। प्रोफाइल बनाना है, प्रिपेयर ए brief profile of the firm capturing past years performance, future planning, companies and promoters background, present credit limit with the existing bank if any और collateral। ये सारी डिटेल को कैप्चर करते हुए एक ब्रीफ प्रोफाइल बनाना है कंपनी का जब हम लोग बैंक के पास अपने लोन प्रपोजल भेजेंगे। लेकिन सबसे क्रिटिकल चीज जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो है बिजनेस प्लान। जनरली ए बिजनेस प्लान विथ फाइनेंशियल फोरकास्ट इज एसेंशियल टू शो टू ए बैंकर दैट योर बिजनेस idea is sound and realistic, that you can implement it successfully। यही वो कंफर्ट है जो बैंक चाहता है। हमें कई बार हम लोग ना बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि बैंक एक्चुअली चाहता क्या है। वो ये देखना चाहता है जो बिजनेस आइडिया है हमारा वो साउंड है कि नहीं है, वो रियलिस्टिक है कि नहीं। सबसे बड़ी बात एज ए प्रमोटर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट यू नो दैट द फिनांस विल बी यूज्ड फॉर दैट ओनली। जिस चीज के लिए हम लोग प्लान बनाया है उसी के लिए यूज होगा। बैंक्स एक्चुअली वांट्स टू नो हाउ वुड यू पे द लोन अमाउंट। सिंपल है, बैंक को इसी बात का कंसर्न रहता है कि जिसको मैं पैसा दे रहा हूं वो मुझे पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं। दैट्स व्हाई वी नीड टू जस्टिफाई द बिजनेस मॉडल, व्हाई वेंचरिंग इनटू द बिजनेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स, मार्केट रिसर्च डन और नॉट, व्हाट आर द रिस्क एंड हाउ टू मिटिगेट दोज रिस्क। बैंक वुड लाइक टू नो वेदर देयर मनी इज सेफ और नॉट। सो बैंक ये चाहेगी कि उसका पैसा सेफ है कि नहीं, ये बात को इंश्योर कर ले, यही वो लोग चाहती है बैंक। सो अगर हम लोग बैंक को ये कन्विंस कर लिए कि आपका पैसा सेफ है तो बहुत काम इजी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है बैंक वाले को ये लगता है कि यार मजा नहीं आया मिल के। ये जो मजा नहीं आया मिल के वो इसलिए यूज करते हैं, कई बार दे डोंट फील दैट फील कि ये बंदे को मैं पैसा दे सकता हूँ। विदाउट लुकिंग द बैलेंस शीट ऑल्सो समटाइम्स प्रपोजल्स गेट्स रिजेक्टेड। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एज ए बैंकर मेरी जो एक्सपीरियंस रही है वो कई बार होता है बोरोवर से मिलने के बाद समटाइम्स पीपल थिंक लाइक दैट कि मजा नहीं आया। तो जब हम उसे कन्विंस करते हैं कि नहीं मेरा बिजनेस प्लान साउंड है, रियलिस्टिक है एंड सब कुछ है, तो हम पाते हैं कि बैंकर्स फील कंफर्ट कि नहीं ठीक है, चलो मैं देखता हूँ ये प्रपोजल को कैसे आगे बढ़ाना है। सो तो टेंटेटिव डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड फिनांस। अब तो ये हुआ कि ब्रीफ 3 चीज हमने बना दिया, एप्लीकेशन, ब्रीफ प्रोफाइल और जो भी हमारा बिजनेस प्लान था। These are the documents we need to submit to the bank: a profile of the company and its promoter, last 3 years audited balance sheet, CMA estimates and projection बना के हमें देना होगा current and next year के लिए। collateral details हमें submit करना होगा।
प्रेजेंट क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है वो हमें बताना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड साइकिल मींस कि कितने दिनों तक मेरा रॉ मटेरियल रहता है, कितने दिनों का WIP होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर फिनिश गुड्स का लेवल कितने दिनों तक मुझे रखना होता है, या डेटर में मुझे कितने दिनों के बाद पैसा मिलती है, क्रेडिटर को मुझे कब पैसा देना होता है। ये सारा जो ट्रेड साइकिल है वो हमें बताना पड़ता है बैंक को। करंट परचेज ऑर्डर कितना है वो हम बताते हैं। करंट इनवॉइसेस फ्रॉम सप्लायर्स क्या है वो हमें देना होता है। एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रोमोटर, डायरेक्टर, गारंटर हमें देना होता है, ताकि बैंक इसके बेसिस पे नेटवर्थ स्टेटमेंट बना सके गारंटर का। इंफॉर्मेशन ऑन रिलेटेड ग्रुप कंपनीज हमें देनी होती है। सप्लायर बायर की डिटेल हमें देनी होती है। बैंक स्टेटमेंट एंड GSTR 3B रिटर्न्स हमें सबमिट करना होता है। लास्ट 2 years ITR लेटेस्ट कॉपी जो पार्टनर है या डायरेक्टर है, प्रोपाइटर है, उसका हमें देना होता है। लास्ट 12 months के बैंक स्टेटमेंट PDF फॉर्म में हमें देना होता है। एंटिटी प्रूफ ऑफ द फर्म या कंपनी हमें देना होगा बैंक को। यस, पैन, आधार ऑफ ऑल द पार्टनर्स और डायरेक्टर्स हमें देना होगा। ये सब KYC डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली। नेट सेल्स फिगर फॉर लास्ट 24 months, so month wise they want to have this net sales figure so that they can ascertain कि आपका month wise जो है ना सेल का पोजीशन क्या है, कभी ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा। सिमिलर थिंग दे नीड टू इंश्योर कि इस साल क्या होने वाला है। सो टॉप बायर्स एंड सप्लायर्स के लिस्ट मांगेंगे, उसमें फर्म का नाम चाहिए, पर्सन का नाम चाहिए, टेलीफोन नंबर चाहिए, सो दैट दे कैन कॉन्टेक्ट देम फॉर मार्केट रेफरेंस। साथ में अगर टेक ओवर केस है तो वो पूछेंगे एग्जिस्टिंग बैंक का सैंक्शन लेटर भी हमें दो। तो ये तो हो गया कि इस ढंग से हम बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज क्या है हमारे साथ वो हमें समझना पड़ेगा कि हमें चैलेंज क्या आती है। सबसे पहला चैलेंज तो है कि एज ए SMEs ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज दे आर नॉट एबल टू अवेल ऑल द बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। कई बार जो लेक ऑफ नॉलेज है वो हमारे रास्ते में एक रोड़ा के रूप में आ जाता है। हमें पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट ने एज ए एक्सपोर्टर हमें क्या क्या बेनिफिट दे रखा है, और ये अनजान में हम लोग वो सारे बेनिफिट्स को ले नहीं पाते। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ बाधक है हमारे लिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी बेनिफिट्स हमें अवेलेबल है। MSMEs inherent issues like inability to attract talent and tech-savvy manpower, poor infrastructure and utilities, lack of innovation, technology and digital knowledge gap, along with lack of marketing know-how, make the situation more difficult for them. MSMEs के साथ थोड़ी दिक्कत ये भी है कि कई बार टैलेंटेड लोग या टेक सेवी लोग अपने ज़्यादा चार्ज करेंगे तो शायद नहीं ले पाते, हायर कर पाते, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है उतने अप टू मार्क ना हो। कई बार लेक ऑफ इनोवेशन पाया जाता है, टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े कभी पीछे भी हो जाते हैं, मार्केटिंग में कई बार नो हाउ की कमी होती है। ये सब उनका एक नेचर है। कई बार ये सारी चीज जो है ना डिफिकल्ट बनाती है उनकी लाइफ को। और उससे बढ़ के तो दिक्कत ये है कि लेंदी प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग ए लोन एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड आर ऑफन ऑफ पुटिंग एंड कम्बर्सन टू MSMEs। ये तो है ही दिक्कत है। साथ में पता चला कि बैंक भी लोन देने में एक लंबा डिले कर रही है, और साथ में इतने पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन कर रही है कि वो बाद में लोन लेने वाला ही बोलने लगता है यार छोड़ दे, मुझे नहीं चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो मेनी पेपर वर्क, सो ये भी लाओ वो भी लाओ। तो कभी कभी MSMEs टेंशन में आ जाती है, यार हो क्या रहा है, लोन दे रहे हो या क्या कर रहे हो। तो ये एक चैलेंज है जो कि MSMEs फेस करती है। रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर इज नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द ट्रेड फिनांस। बहुत जोर लगा के हम लोगों ने एक एक्सपोर्ट ऑर्डर कहीं से मैनेज किया, किसी एक्सपोर्टर को हम लोग इंपोर्टर को हम लोगों ने कहा कि आप मुझसे माल लें, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द ट्रेड फिनांस। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमारे हाथ में एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो बैंक विल गिव मी द फिनांस। क्यों? क्योंकि बैंक्स डू हैव गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स एंड इंटरनल गाइडलाइंस स्कीम टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, बट स्टिल ट्रेड फिनांस असेसमेंट इज डन बेस्ड ऑन बैलेंस शीट्स, क्रेडिट रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी, कोलेटरल etc। मतलब बैंक के पास गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स होती है, कई बार उनकी इंटरनल गाइडलाइंस भी होती है, बट जो असेसमेंट होता है ट्रेड फिनांस का वो ट्रेडिशनल मेथड से ही होता है, यानी बैलेंस शीट बेस्ड होता है। आपकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका क्रेडिट रिपोर्ट कैसा है, आपका सिक्योरिटी लेवल क्या है। दे विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ योर एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये सबसे बड़ा डिलेमा है कि अगर हम एक्सपोर्टर को हेल्प करना चाह रहे हैं और एक्सपोर्ट ऑर्डर को हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम वही पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं कि आपका बैलेंस शीट क्या है, आपका क्रेडिट रिपोर्ट क्या है, आपके सिक्योरिटी लेवल क्या है, तो चैलेंज एक्सपोर्टर को हमेशा आती है इस बातों को। मीन इन द मोस्ट ऑफ द टाइम MSMEs will not have a strong balance sheet, proven export past track record or sufficient collateral to offer। ये एक टिपिकल नेचर है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नहीं होगा, उसके पास ट्रैक नहीं होगी, या फिर उसके पास कोलेटरल नहीं होगा। इन सारे बातों के कारण क्या होता है, दीज लीड्स टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड फिनांस टू देम डिस्पाइट रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर।
एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया बट ये सारी चीजों में कहीं अगर कमी रह गई तो बैंक विल नॉट टेक इंपॉर्टेंस ऑफ दैट एक्सपोर्ट ऑर्डर ओनली। वो जरूर चाहेगी कि एक्सपोर्ट ऑर्डर के साथ ये सारी चीजें भी लेके आओ, देन ओनली आई विल गिव यू द trade finance. So unless an export order is under LC, the exporter has to comply with all the traditional lending criteria of the bank. अगर आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर एलसी के सामने है, इफ यू हैव रिसीव द एक्सपोर्ट एलसी, तब तो शायद बैंक आपको एक बार बोलेगी रुको मैं देखता हूँ कुछ करके देता हूँ। बट अगर नॉर्मल आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर आपने मिला है तब तो आपको बोलेगी कि नहीं 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 आप पूरा वो सब कंप्लाई करके लाओ, देन ओनली आई विल सैंक्शन द लोन। सो बैंक्स पर्सपेक्टिव MSMEs as a high banks perceive MSMEs as a high risk market segment. For the above reason, the majority of MSMEs request, particularly of a new entrance in export business for trade finance, are rejected by banks. यूजुअली एक टेंडेंसी होता है कि उनको लगता है अगर बिग कॉर्पोरेट्स है तो वहाँ कंफर्ट ज्यादा है, दे आर वेल एस्टेब्लिश प्लेयर एंड वहाँ पे कम कोलेटरल में भी लोग काम चला लेते हैं। बट MSMEs के साथ लोग एक परसेप्शन है कि यार ये चला पाएगा नहीं चला पाएगा, आई फील मोर रिस्क। जहाँ रिस्क ज्यादा है वहाँ पे वो सिक्योरिटी ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। ये एक मेंटल ब्लॉक है, इसके कारण दिक्कत सभी को आती है, खास करके उन लोगों को जो नए नए एक्सपोर्ट बिजनेस में आए हैं, उनके पास बैकअप नहीं है। तो so once a proposal is rejected by any bank, there are two options left with MSMEs: find an alternative for trade finance or drop the transaction. आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, आपको बैंक के पास गए, उसने प्रपोजल ना बोल दिया, आपके पास चॉइस क्या है? आपके पास एक चॉइस है कि आप दूसरे बैंक में ट्राई करें, विच इज नॉट सो इजी। पहला बैंक ने अगर ना बोला है तो सिमिलर ग्राउंड पे ऑलमोस्ट दूसरे बैंक भी ना बोलेगी, और अगर उसी बैंक में दोबारा आपको प्रपोजल डालना है वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बार पहले वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो फिर आप, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ट्रांजैक्शन या एक्सपोर्ट ऑर्डर आपने लिया है वो आप ड्रॉप कर दें। तो आप ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे कई बार, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, इफ एक्सपोर्ट ऑर्डर इज वेरी क्रूशियल, few MSMEs try to mobilize the resources from informal fund providers, which is a costly affair for them. अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतने मुश्किल से तो मैं एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया हूँ, इसको मैं एक्सिक्यूट करूंगा तो ऐसा रिकरिंग बार बार मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते रहेगा जहाँ पे मुझे मार्जिन भी अच्छा है। सो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, बैंक अगर फंड नहीं की तो कोई बात नहीं, यू विल ट्राई टू मैनेज फ्रॉम योर ओन रिसोर्सेज। अगर आपकी अपनी रिसोर्सेज नहीं है तो आप कई बार बाहर के प्राइवेट फंडर से भी आप फंड लेते हैं, विच विल बी वेरी कॉस्टली अफेयर्स। सो ये एक क्रिटिकल चीज होती है, जो आपने एस्टिमेट किया था प्रॉफिट का, अब जो है ना कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट फंडर होगा या जो भी आपको पैसा देगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा होगा। सो अगर दिस ट्रेड फिनांस गैप मीन्स मेजर ट्रेड एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मिस्ड। अगर वो समय पे आपको नहीं दे पाया बैंक ट्रेड फिनांस, इसका मतलब है कि जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिला था वो आपने मिस कर दिया। दिस ऑल्सो मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ ट्रेड विल इंक्रीज। आपने जो ट्रेड करना है उसका जो कॉस्टिंग आपने किया होगा वो अब काफी बढ़ गया, क्योंकि जो फंड लाना था वो बैंक के बदले आपने किसी थर्ड पार्टी से लिया जो कि आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है। इवन ये हो गया कि जब आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर नॉर्मल तरीके लिया है, इवन अब मैं बात कर रहा हूँ जब एक्सपोर्ट ऑर्डर एलसी के सामने आपको एक्सपोर्ट एलसी मिला है, इवन एक्सपोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट एलसी वुड नॉट इंश्योर सर्टेनिटी ऑफ गेटिंग द ट्रेड फिनांस ऑन टाइम। Pre-shipment funding for the procurement of raw material stock to execute the export order against LC is being done based on traditional method working capital assessment. आपको अगर एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला हुआ है, एलसी मिला हुआ है, एक्सपोर्ट एलसी, आप उसको लेके बैंक के पास जाएंगे कि देखो बॉस ये एलसी हमें मिला है, इसके सामने मुझे फंड दो ताकि मैं रॉ मटेरियल खरीदूं और उसे बनाऊं या रॉ मटेरियल खरीद के मैं उसको एक्सपोर्ट करूं। तो आपको प्री शिपमेंट मिलना लिटरली इम्पॉसिबल है बैंक के साथ। अगेंस्ट एलसी कई बार लोग बोलते हैं कि कैसे फंडिंग मिलेगा, फैक्ट यही है कि प्री शिपमेंट मिलना खाली एलसी के सामने मुश्किल है। तो क्या मांगेगी बैंक? वही पुरानी बात कि मुझे सिक्योरिटी लाओ, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताओ, आपका बैलेंस शीट बताओ। मैंने स्टैंड अलोन एलसी भी काम नहीं करेगा प्री शिपमेंट लेने के लिए, यस एलसी काम करेगा पोस्ट शिपमेंट के लिए, वो हम लोग आगे देखते हैं। This means especially for first timer MSME exporter, mere grabbing an export order against LC, that is site or usance LC, is not sufficient to get pre-shipment finance unless supported by a healthy balance sheet and collateral. सिर्फ एलसी मिलना काफी नहीं है, आपके पास बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोलेटरल भी होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द प्री शिपमेंट फंड। यानी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो फंडिंग है वो आपको खाली एलसी के सामने मिलना मुश्किल है, जब तक कि आपके पास एक अच्छा बैलेंस शीट या कोलेटरल या ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। यस, पोस्ट शिपमेंट की हम लोग बात कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट एलसी मिला है तो हम लोग को बैंक शायद दे दे। Post shipment funding will depend on the reputation of LC issuing bank, importers country and even sometimes on importers past track record also. ये इंटरेस्टिंग है, जब बैंक बोलेगी ठीक है मैं एलसी के सामने कुछ फंड करता हूँ पोस्ट शिपमेंट, तो ये देखेगी कि एलसी इशूइंग बैंक कौन है, उसका इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्टैंडर्ड है, उसका क्वालिटी क्या है, वो देखेगी कि वो मजबूत बैंक है कि नहीं।
इम्पोर्टर्स की कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है। अगर कोई डेवलप कंट्री है तब तो कोई उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बट यूजुअली हम लोग बिजनेस जब करने जाते हैं तो हर कंट्री में एक्सप्लोर करते हैं। वो कंट्री हो सकता है फिनेंशियली या पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग नहीं हो, थोड़ा उसका उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे वो थोड़ा नीचे हो, तो वो भी एक रिस्क फील करती है बैंक की, यार वहां से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि कई बार तो इंपोर्टर के पास रिकॉर्ड को भी चेक करते हैं। जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है, फॉरगेट अबाउट द एलसी इशूइंग बैंक, एलसी तो इशू किया है, एलसी इशूइंग बैंक कॉल जो है वो एलसी इशूइंग बैंक के ऊपर लेना है, लेकिन बैंक यहां तक अंदर घुस जाती है कि नहीं नहीं ये बताओ कि एप्लीकेंट कौन है, इंपोर्टर कौन है, और इंपोर्टर का पास ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है पेमेंट करने के लिए। कहने का मतलब है कि अंडर एलसीबी जो फैसिलिटी है उसके पीछे भी पोस्ट शिपमेंट की जो फंडिंग है उसमें भी लोग काफी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि खाली एलसी हाथ में आ गया, बिल हमने बैंक को दे दिया, वो पैसा दे देगी, ऐसा नहीं है। फॉर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स अंडर साइट एलसी, immediate upfront funding is usually not available. Documents are mostly forwarded to the issuing bank and exporters get the fund only when issuing bank remits the fund same. साइट एलसी के केस में हमने बहुत कम पाया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने दिया और आपको बैंक ने पैसा दे दिया। यूजुअली प्रोसेस वही है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एलसी इशूइंग बैंक के पास भेजती है और एलसी इशूइंग बैंक जब पैसा भेजती है तब आपको मिलता है। वी नो और नेबरिंग कंट्री जहाँ पे साइट एलसी के बिल आप अगर बैंक में देंगे तो दे विल सेंड एंड आपको पेमेंट आने में 20 से 25 दिन तक लग जाएंगे साइट एलसी के केस में, जो कि हार्डली इसे विद इन वीक पैसा आ जाना चाहिए। दैट इज द चैलेंज SMEs पीपल फेस। For exported documents under USAN's LC, banks usually prefer to do the funding only after receipt of acceptance from LC issuing bank. There are instances where even after receipt of acceptance, funding has been delayed due to the non-availability of the bank's line on LC issuing bank. मतलब सीधी सी बात है, यूजान से अगर बिल है, LC है, तो एक्सेप्टेंस LC इशूइंग बैंक का एक्सेप्टेंस आने के बाद बैंक फंड करना पसंद करती है। बट कई बार ऐसा भी हुआ है एक्सेप्टेंस भी आ गया फिर भी लोगों को पैसा नहीं दी गया। क्यों? क्योंकि हमारी जो बैंक जिसने अग्री किया था कि मैं तुमको दे दूंगा एक्सेप्टेंस आने के बाद पैसा, उसके पास सामने वाले इशूइंग बैंक के ऊपर जो लाइंस था वो खत्म हो गया। कई बार ऐसा होता है बैंक दूसरे बैंक के ऊपर एक लाइन लेती है, लाइक 500 CR तक मैं उसमें एक्सपोजर लूंगा, हो सकता है वो लाइन ब्रीच कर गया और आपको पैसा ना मिले। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ऐसा हुआ भी है। सो whenever confirmation is added to export LC by local reputed banks, upfront funding normally gets available to the exporter if compliant presentation documents are presented. एक ही काम हो सकता है कि जब कंफर्मेशन कोई लोकल बैंक उस एक्सपोर्ट एलसी में ऐड करती है और हम लोग कंप्लायंट प्रेजेंटेशन अगर कर पाए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाए, तो पैसा हमें मिलेगा, ये अश्योरिटी है इस ट्रांजेक्शन में। लेकिन चैलेंज वही है, बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी SMEs कैन डिक्टेट द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट LC एंड गेट द कंफर्मेशन एडेड बाय लोकल बैंक्स। कितने SMEs है जो ये टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट कर पाए कि बॉस मुझे कंफर्म्ड LC चाहिए। बिजनेस मिल रहा यही कम है क्या? आपको LC मिल गया ये कम है क्या? अब यू आर आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन। चैलेंजिंग है, ये सारी चीज चैलेंजेस है SMEs को, क्योंकि इसके बिना आपको पेमेंट तुरंत पैसा नहीं मिलता, ये दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कंफर्मेशन का कॉस्ट होता है, कॉस्ट हु विल बेयर, ये सब चीजें जो है देखना पड़ता है सारी चीजों में। मान लिया कंफर्म LC है, कंफर्मेशन चलो एक बार मिल भी गया, तो उसके साथ शर्त ये है कि मुझे डॉक्यूमेंट शुड बी एज पर LC टर्म्स हमें बैंक को देना है। Apart from this, the presentation of complying presentation documents under LC is also an uphill task for MSMEs due to lack of expertise on documents preparation, and there is quite possibility that discrepancies would be raised by the confirming nominated bank to avoid upfront payment. ये important है क्योंकि जब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से पूरा डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिया, सब कुछ कर दिया, हम सोचते हैं कि ये कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन है, बट जो पैसा देने वाला वो ऐसी क्वेरीज फिर भी निकालेगा कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, बोलेगा तो आपका तो डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिपेंट है। ये एक चैलेंज है जो कि हमें समझना पड़ेगा। सो पैसा मिलना अगेंस्ट एक्सपोर्ट LC भी काफी टफ होता है। Given the chance, the bank would try to forward the documents and do the funding post receipt of acceptance from the LC issuing bank. वो वही पुरानी बात है कि जब तक LC इशूइंग बैंक एक्सेप्टेंस नहीं देगी मैं पैसा नहीं दूंगा, इसके लिए हर संभव कोशिश बैंक करती रहेगी। हाँ, एक्सेप्टेंस आ गया तो पैसा देने के लिए वो तैयार हो जाती है। द प्रॉब्लम विद फर्स्ट टाइमर MSME एक्सपोर्टर इज मोर सीवियर। जो सबसे पहले नए एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी पोजीशन तो और खराब है, बिकॉज दे गो एंड हंट फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर, पुट देयर बेस्ट टू गेट द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड मेक देयर बिजनेस प्लान अकॉर्डिंगली, ओनली टू फाइंड द बिटर रियलिटी ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड फाइनेंस अगेंस्ट सच और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अनलेस सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड कोलेटरल। अब नए लोग जो ट्रेड शुरू कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो खाली एक्सपोर्ट ऑर्डर ले और बैंक के पास जाए तो दिक्कत उनको वही होने वाली है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि बैंक क्या मांगने वाली है। बैंक बैलेंस शीट बेस्ड या फिर कोलेटरल बेस्ड फंडिंग करेगी, वो उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी।
सो ये सब कुछ हमारे चैलेंजेस में आता है जो MSME फेस करती है. Timely support of trade finance is essential for the growth of MSMEs so that they can execute the export order on time and multiply sales. हर एक एक्सपोर्ट ऑर्डर का एक टाइम होता है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे 31 जुलाई तक कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, तब तक हमें अगर ट्रेड फाइनेंस मिल गया और टाइमली मुझे रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने का मौका मिला, तब तो बहुत अच्छा है, मैं एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाऊंगा. बट अगर नहीं कर पाया तो इंटरनेशनल मार्केट में मेरी रेपुटेशन खराब होती है, क्योंकि उनके लिए भी टाइम शेड्यूल होता है कि वो कब हम माल अगर टाइम से नहीं भेज पाए तो उनको भी दिक्कत आती है. तो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी. But when the focus is on the risk and other assessment parameters, the bank sometimes underestimates the importance of timely support of trade finance and takes a longer time to provide trade finance, which ultimately results in failure of executing the export order by the MSME exporter and missing the opportunity to grow. अपॉर्चुनिटी मिला था मुझे, मैंने को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था, बट सपोर्ट नहीं मिला तो मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर गया. दैट इज हाउ द कंटेक्स्ट ऑफ दिस. टाइमली अगर मुझे ट्रेड फाइनेंस मिलता तो मे बी मेरा बिजनेस बढ़ता. Lending criteria of banks still lack, giving the importance of export order in hand for trade finance. They treat all MSMEs equally. Either they do export or not, or lend accordingly. Exporters have to go through the same assessment criteria as other. आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको कोई एडिशनल बेनिफिट टाइप से बैंक नहीं देती कि आपको चलो ठीक है एक्सपोर्टर के हिसाब से आपको मैं ये आपको रिलैक्सेशन देते हुए आपका प्रपोजल कर रहा हूँ. ऐसा आज की तारीख में भी अवेलेबल नहीं है. तो दीज आर द चैलेंजेस ऑल MSMEs पीपल फेस. तो रोड अहेड क्या है, MSMEs क्या क्या कर सकती है? बेसिकली we all know that MSMEs are badly affected by COVID-19 lockdown and are presently facing liquidity issue, delay in payment, risking high defaults, supply chain disruption and shortage of labor. ये सारी दिक्कतें आज हम लोग सबको फेस कर रहे हैं. आज चलो सिचुएशन ये है कि हम लोग सेकेंड वेव से बाहर आ गए हैं ऑलमोस्ट, बट एक दो चीजें हैं जो कि मैं कहना चाहूंगा, लाइक ना हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. लास्ट ईयर जो भी हमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में फंड वगैरह मिला था वो 1 साल का मॉरेटोरियम हमें दिया गया था. फॉर एग्जांपल अगर हमने जुलाई या अगस्त पिछले साल ये 20% आउटस्टैंडिंग वाला जो लोन था हमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का, अगर वो हमें लिया था तो इस साल जुलाई अगस्त में वो ड्यू होगा. वी नीड टू बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद द बैंक कि ये हमें पैसा वापस करना है. तो एक नया एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि जहाँ पे दिक्कतें हैं, चैलेंजेस है, लिक्विडिटी इशू है, डिले इन पेमेंट है, साथ में एक लोन रिपेमेंट भी नया आ गया. तो ये इश्यूज आज की तारीख में हम लोग फेस कर रहे हैं. तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे कैसे? हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद हम लोग थोड़े दिन के बाद 5-6 महीने के बाद सिचुएशन ठीक होगी. व्हाट विल हैपन दैट post pandemic they would require to scale up their sales and business. MSMEs desperately need liquidity to survive the ongoing economic crisis, and international trade will be a vital form of relief for them in the forthcoming months. सभी जो है अगर पोस्ट पैंडेमिक सब ठीक हो गई तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में लिक्विडिटी इशू को सॉल्व करने के लिए सपोर्ट चाहिए होगा. और खास करके इस केस में जब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो उसको डेफिनेटली पुश करेगी ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए. सो इट इज क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस टू सपोर्ट MSMEs फॉर डूइंग द एक्सपोर्ट बिजनेस. आने वाले महीने में ये बहुत जरूरी है. देयरफॉर प्रोवाइडिंग द सप्लाई ऑफ ट्रेड फाइनेंस टू MSMEs मस्ट बी ए हाई प्रायोरिटी फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स वर्किंग टू स्टेम द इकोनॉमिक डैमेज. सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल हैपन. Export can spur the growth of MSMEs. The export will allow MSMEs to reach bigger markets and learn new skills that increase their profitability and business growth. अगर एक्सपोर्ट शुरू होगा, एक माहौल बनेगा, एक अच्छी चीजें स्टार्ट होगी तो वो क्या होगा कि बड़ा मार्केट मिलेगा अपने MSMEs को, नई स्किल भी लर्न करेंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस ग्रोथ दोनों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है व्हेन यू डू द एक्सपोर्ट. हम लोग के एक्सपेक्टेशन क्या है बैंक से? व्हाट डू वी वांट फ्रॉम द बैंक? मेरा तो सिंपल मानना है कि एक ही प्रोडक्ट दो एक्सपोर्टर को, दैट इज नथिंग बट कोलेटरल फ्री क्रेडिट. A simple solution is to provide a collateral-free trade finance on time. Time से दो without any lengthy process. Collateral-free credit will ensure an active export cycle without added pressure on the MSME. अगर ये चीज बैकअप में है ना तो कोई भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने के लिए और कोशिश करेगा कि मुझे पीछे जो है ना मुझे फंड का ट्रेड फाइनेंस की दिक्कत नहीं है. एक्सपोर्ट ऑर्डर बेस्ड प्री शिपमेंट फाइनेंस मिलना चाहिए. दैट इज व्हाट आई बिलीव. हाँ ये सही है कि bank will definitely do the enhanced due diligence on the exporter, his business model, track record if any, and genuineness of the export transaction, but without asking for collateral security. आपको जो भी ड्यू डिलिजेंस करना है मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देख लीजिए, सब कुछ कर लो, बट मेरे पास एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है. दैट्स व्हाई
आप मुझे उसके कारण रोको मत। सो आप मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर दैट इज जेन्युइन वन, आई एम एबल टू सप्लाई द गुड्स, ये भी जेन्युइन बात है, तो मुझे आपको फंडिंग देना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू प्रमोट हियर। टू प्रमोट collateral free export finance to MSMEs, the government may come out with schemes like an extension of insurance coverage scope of ECGC to protect the bank's interest or cover such advances under guarantee like ECLGS और CGTMSE स्कीम। सो बैंक यूजुअली डरती है या घबराती है कि मेरे पैसे का क्या होगा, अगर कहीं कोई डिफॉल्ट हो गया तो मुझे पैसा कौन भरेगा। मे बी गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड दिस ECC का जो कवर है उसके इंश्योरेंस के रूप में उसको दे सकते हैं, या अभी जो ECLGS स्कीम के अंदर जो 20% कोविड लोन की बात लोग करते हैं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इस टाइप का कोई प्रोडक्ट दे करके एक्सपोर्टर के लिए एक सर्टेन अमाउंट तक से सपोज एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दीजिए कि वहां तक का गारंटी मैं देता हूँ, यू गो अहेड एंड गिव द ट्रेड फाइनेंस टू देम, सो दैट एक ईज रहे बैंकर को भी, ताकि उसको इशू नहीं आए। बाहर के देशों में, फॉरेन में इस टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी काफी चलता है, इसके बेसिस पे बैंक्स फंड भी करती है। सो यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन रहा। हमारे पास अभी 2 प्रोडक्ट बाकी है, दैट इज फैक्टरिंग एज ए एक्सपोर्टर। सिंपल प्रोडक्ट है ये, जहाँ पे आप 80% ऑफ योर इनवॉइस वैल्यू को आप लिटरली डिस्काउंट करा लेते हैं। ये वर्ड मैं बोलूंगा क्योंकि ये वर्ड काफी सुनने में पॉपुलर है और लोग जानते हैं। आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एक्सपोर्ट के इनवॉइस के ऊपर 80% तक आपको फैक्टरिंग टीम जो है ना आपको पैसा दे देती है, और उस पैसे को आप अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग आप कह सकते हो कि 80% तक आपको अपफ्रंट आपको इमीडिएटली पैसा फैक्टरिंग दे देती है। और सबसे बड़ी बात कि एक्सपोर्टर को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि इंपोर्टर हैज मेड द पेमेंट और नॉट, बिकॉज उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो कलेक्टिंग और पेमेंट जो है फैक्टर खुद अपने हाथ में ले लेती है। और ड्यू डेट पे जब बायर पैसा देता है, इंपोर्टर पैसा देता है, तो इट विल गो टू द फैक्टर टीम एंड फैक्टर विल डिडक्ट दियर चार्जेस एंड गिव इट टू द मनी। जो 20% से जो बचा हुआ पैसा है फैक्टरिंग फीस का, वो आपको वो दे देती है। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है, डिस्काउंटिंग के रूप में आप समझ सकते हैं। इसका बेनिफिट बहुत है क्योंकि ये जो है विदाउट कोलेटरल लिए आपको ये सिक्योरिटी दे, आपके फाइनेंशियल को चेक नहीं करते हैं फैक्टरिंग टीम, क्योंकि ये जो है कॉल ये इंपोर्टर के ऊपर वो लोग लेते हैं कॉल, जो इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं कि वो कैसा बंदा है, क्या है, किस कंट्री में है। सो वो लोग उसके ऊपर कॉल लेते हैं कि दैट गाय इज कैपेबल इनफ टू पे और नॉट। उस पर वो लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं, बेसिस दैट दे से दैट कि मुझे यहाँ के एक्सपोर्टर के ऊपर कॉल लेते समय कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं। सो विदाउट कोलेटरल ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जो सारे लोग यूज कर सकते हैं। सो एमएसएमई उस फंड को डेफिनेटली अपने रॉ मटेरियल खरीदने या इन्वेंट्री खरीदने, एम्प्लॉय को पैसा देने, इस टाइप की जो डिफरेंट वर्किंग कैपिटल नीड है उसके लिए वो लोग यूज कर सकती है। सबसे अच्छी बात कि दिस इज ए नॉन रिकोर्स बेसिस ट्रांजेक्शन, मींस इन केस द बायर डिफॉल्ट्स, वो पैसा देता ही नहीं है, डिले करता है, तो आपसे फैक्टर टीम आके पैसा मांगने वाली नहीं है कि 80% आप मुझे पैसा दे दो। बैंक के केस में क्या होगा कि अगर बैंक आपको डिस्काउंट करके देगी और इन केस इंपोर्टर डजंट आपको वो पैसा नहीं देता ड्यू डेट पे, तो वो बैंक आपके पास वापस चली आएगी, भैया आप मुझे पैसा दो, क्योंकि वो आपको फंड रिकोर्स बेसिस पे करती है। यहाँ पे जो फैक्टरिंग है वो नॉन रिकोर्स बेसिस पे है। तो ये सबसे अच्छा है कि आप मान लीजिए कि आपने $10,000 का एक्सपोर्ट किया, उसका 80% अगर 8,000 आपको मिल गया, $8,000 को आपको वापिस कभी भी किसी भी हालत में फैक्टर को नहीं करना है, वेदर दैट इंपोर्टर पेज द मनी और नॉट, ये रिस्क फैक्टर लेती है। तो इससे बड़ा कंफर्टर क्या हो सकता है किसी एक्सपोर्टर के लिए कि पैसा भी इमीडिएट मिल जाए और मुझे क्या कहते हैं ना उसका रिस्क भी नहीं रहे कि इंपोर्टर पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो डेफिनेटली मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सारे लोगों से कि इस प्रोडक्ट को आप लोग जरूर यूज करें। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिपिकली मैं सिनॉप्सिस बोलूँ तो ये एक पोस्ट शिपमेंट फिनांस है। फैक्टरिंग एडवांस अप टू 80% ऑफ इनवॉइस यूजुअली लोग देते हैं। फैसिलिटी अमाउंट 50,000 से लेके करीब $1 million तक जाती है। इनवॉइस जो इसका पीरियड होगा 30 से 180 डेज तक की ये लोग यूजुअली फैक्टरिंग करते हैं। इंटरेस्ट रेट रफली 6% से 8% के बीच में पर एनम रहता है। साथ में उनका फैक्टरिंग फी भी रहता है, यूजुअली 0.3 से 0.5% पर मंथ के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट फी रहती है 0.5% ऑफ टोटल फैसिलिटी अमाउंट, जितने अमाउंट का है, लाइक पीएफ प्रोसेसिंग फीस टाइप का फीस वो लोग लेते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि सामने वाली इंपोर्टर को कोई भी एलसी देने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन को भी ये लोग कवर करते हैं। तो ये एक अच्छा फैसिलिटी है फैक्टरिंग के रूप में एक्सपोर्टर को, जो कि आप अपने लिक्विडिटी इशू को सॉल्व कर सकते हैं। आपका पैसा फंस गया है, डिले से आता है, इन सारी बातों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यू कैन अवेल दिस फैक्टरिंग फैसिलिटी। कई सारे फैक्टर्स है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। लास्ट में मैं कवर करूंगा इंपोर्टर्स के लिए एक प्रोडक्ट जो कि रियली काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, दैट इज SBLC बैक्ड बायर्स क्रेडिट।
हमें सबको याद होगा पीएनबी केस या फिर नीरव मोदी केस, उस समय जो एपिसोड हुआ था बहुत हंगामा हुआ था, पीएनबी के साथ ये हो गया वो हो गया। सर्दी एसबीआई सॉरी आरबीआई 13 मार्च 2018 को एक सर्कुलर निकाली कि आज के बाद कोई भी बैंक एलयूटी या एलओसी इशू नहीं करेगा। सो 13 मार्च 2018 के सर्कुलर में एलयूटी या एलओसी इशुएंस बंद हो गई। ये हम लोग इशू किया करते थे किस लिए? ये इशू किया करते थे इसलिए कि उसके सामने हमें बायर्स क्रेडिट मिला जाए। बट उसी से में कंफ्यूजन हुआ, सब लोग थोड़ा इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हुआ, लोगों को लगा कि आरबीआई ने बायर्स क्रेडिट को ही बंद कर दिया है, बट ऐसा नहीं था। सेम सर्कुलर सेज दैट बायर्स क्रेडिट वाज अलाउड अगेंस्ट बैंक गारंटी एंड एलसी। जब ये चीज क्लैरिफाई हुई तो बैंक ने एक नया प्रोडक्ट बना के लेके आया, दैट इज एसबीएलसी बैक्ड बायर्स क्रेडिट फॉर द इंपोर्टर टू पे टू द एक्सपोर्टर। सो इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए इंपोर्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपोर्टर शुड हैव वर्किंग कैपिटल लिमिट विद द बैंक, where SBLC limit should be there as a part of working capital limit. So importer का SBLC limit होना चाहिए, सबसे पहला और foremost criteria है। Importer finalizes the purchase contract with overseas exporter for the supply of goods on any of the terms of payments, that is open account basis पे वो import करेगा या documentary collection basis पे import करेगा या LC के basis पे import करेगा। ओपन अकाउंट के बेसिस पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स हमारे इंपोर्टर के पास आ जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक के पास जाएगा, बोलेगा कि ये मुझे हमने इंपोर्ट किया है, प्लीज इसके सामने बायर्स क्रेडिट करके दो। इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आएगा तो बैंक ऑब्वियसली इंपोर्टर को कांटेक्ट करेगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स आया है, इसको कैसे पेमेंट करना है। इन केस ऑफ एलसी इशूइंग बैंक के पास ही डॉक्यूमेंट्स आएगा। सो इन तीनों केस में बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आ जाती है। सो in all the above three modes of payment, importers working capital will have the details of the import transaction. Importer requests the working capital bank to arrange for a BC code, buyer's credit code, for payment to the exporter. अब जो है documents are with bank, working capital bank, और importer अपनी बैंक को ये कह रहा है कि आप मुझे buyer's credit code ला के दो ताकि मैं उसके बेसिस पे एक्सपोर्टर को पेमेंट कर सकूं। सो क्या होगा कि for payment to exporter, BC code is arranged by working capital bank for the lending bank. ये लैंडिंग बैंक कौन है? ये लैंडिंग बैंक बेसिकली वो बैंक है जो कि बायर्स क्रेडिट कोड देगी या बायर्स क्रेडिट लोन देगी। लेकिन ये लैंडिंग बैंक की क्राइटेरिया क्या है? तो आरबीआई ये कहती है कि जो भी मल्टीनेशनल बैंक और इंडियन बैंक जिसकी ओवरसीज ब्रांचेस है, यानी जिसकी इंडिया से बाहर ब्रांचेस है, या दोज इंस्टीट्यूशन जिसकी आईएफएससी गांधीनगर जो लोकेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो है वहां पे अगर ऑफिस है, तो दोज बैंक्स कैन ऑफर दिस बायर्स क्रेडिट। तो ये लोग, इसको हम लोग लैंडिंग बैंक बोलेंगे जो कि बायर्स क्रेडिट देती है। तो वर्किंग कैपिटल बैंक जो इंपोर्टर की बैंक है वो लैंडिंग बैंक से बोलेगी मुझे बायर्स क्रेडिट कोड दो। और यूजुअली कई बार होती है कि वर्किंग कैपिटल बैंक में से दैट कि इंपोर्टर आप भी डायरेक्टली कोड ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वर्किंग कैपिटल बैंक ओनली अरेंजेस द बायर्स क्रेडिट कोड फ्रॉम द लैंडिंग बैंक। सो एक बार जब बायर्स क्रेडिट कोड एक्सेप्ट कर लिया इंपोर्टर, तो लैंडिंग बैंक जो बायर्स क्रेडिट देने वाली है उसके साथ एक सैंक्शन लेटर देता है, और उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है किसके किसके बीच में? जो इंपोर्टर है उसके और लैंडिंग बैंक के बीच में। ये जो एग्रीमेंट होगा वो होगा बायर्स क्रेडिट लिमिट के लिए। ये जो एग्रीमेंट है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ये उस डॉक्यूमेंट से अलग है जो कि इंपोर्टर ने अपने वर्किंग कैपिटल बैंक के साथ किया हुआ है। वो एक सेपरेट इशू है जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। ये इशू बायर्स क्रेडिट लिमिट से रिलेटेड है जो कि लैंडिंग बैंक और इंपोर्टर के बीच में होगा। मोमेंट ये फॉर्मेलिटीज पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? इंपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा अपने वर्किंग कैपिटल बैंक को कि आप एसबीएलसी इशू करें लैंडिंग बैंक के ऊपर, सो दैट वो लैंडिंग बैंक मुझे बायर्स क्रेडिट लोन दे सके। और एक और रिक्वेस्ट वो अपने लैंडिंग बैंक को भी भेजेगा कि आप मुझे तुरंत ही लोन डिसबर्स कर देना जब आपको एसबीएलसी मिल जाए। तो जो इंपोर्टर के रिक्वेस्ट के बेसिस पे उसका वर्किंग कैपिटल बैंक दे विल इशू एन एसबीएलसी इन फेवर ऑफ लैंडिंग बैंक। सो लैंडिंग बैंक जैसे ही उसे एसबीएलसी मिलेगा दे विल फंड द नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बैंक। सो एज पर जो भी उसका एग्रीमेंट था, कोड था, उसके हिसाब पे वो लैंडिंग बैंक अपने बायर्स क्रेडिट को रिलीज करेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट में डाल देगा वर्किंग कैपिटल बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में, और वर्किंग कैपिटल बैंक नॉस्ट्रो अकाउंट से पैसा ले करके एक्सपोर्टर को बैंक को भेज देगी और अल्टीमेटली एक्सपोर्टर को पैसा मिल जाएगा। और लैंडिंग बैंक इन बिटवीन वो पूरा एडवाइस कि प्रिंसिपल इतना है, इंटरेस्ट इतना है, ड्यू डेट ये है आपके अपनी एसबीएलसी का, वो सारी चीजें एसबीएलसी इशूइंग बैंक एज वेल एज इंपोर्टर को वो एडवाइस कर देगी। अब ड्यू डेट पे क्या होगा? ड्यू डेट पे द इंपोर्टर फंड्स द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट इन वर्किंग कैपिटल बैंक एंड एसबीएलसी इशूइंग बैंक रेमिट्स द ड्यू अमाउंट टू द लैंडिंग बैंक। ड्यू डेट पे इंपोर्टर अपने वर्किंग कैपिटल बैंक में पैसा लेके आएगा और उस पैसा को
SBLC जो इशू की है बैंक, उसका वर्किंग कैपिटल ही है जो, वो पैसा लैंडिंग बैंक को भेज देगा। तो लैंडिंग बैंक को अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल गया, वो अपनी एंट्री नॉक ऑफ हो गया, और जो वर्किंग कैपिटल बैंक है वो भी SBLC की लायबिलिटी अपने इंपोर्टर का नॉक ऑफ कर देगी, तो मामला खत्म हो गया। बट क्या होगा कि अगर ड्यू डेट पे वो इंपोर्टर पैसा नहीं ले आ पाया, अपने वर्किंग कैपिटल बैंक में रिक्वायर्ड मनी नहीं ले पाया, तो उस केस में तो दिक्कत ये है कि जो बैंक उसका वर्किंग कैपिटल बैंक है वो लैंडिंग बैंक को पैसा नहीं भेज पाएगा ड्यू डेट पे, क्योंकि पैसा ले नहीं आ पाया इंपोर्टर। सो क्या होगा, अगर लैंडिंग बैंक डजंट गेट द मनी ऑन ड्यू डेट, व्हाट विल हैपन, what they will do, they will invoke the SBLC। वो बोलेगा अच्छा पैसा नहीं दिया लेकिन आपका तो बैंक में तो SBLC, I will invoke the SBLC, please give me the money against SBLC। so moment this SBLC is invoked and वो invocation SBLC issuing बैंक के पास पहुंचेगा, वो immediately जो भी ड्यू अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो लैंडिंग बैंक को भेज देगा, even if they will debit the importer's account whether it gets overdrawn or irregular। चाहे अकाउंट में पैसा हो चाहे नहीं हो, they will just debit the account and remit the entire fund to the लैंडिंग बैंक, क्योंकि SBLC को इन्वोकेशन हो गया। ये जो इवेंट है उसको हम लोग इन्वोकेशन ऑफ SBLC बोलते हैं। और जब अकाउंट ओवरड्रॉन हो गया तो SBLC बैंक क्या करेगी, इशूइंग बैंक, वो अपने इंपोर्टर से बोलेगी कि आप पैसा जल्द से जल्द भर दो, उसके पीछे पड़े रहेगी, और जब वो पैसा भर देता है तो फिर अकाउंट रेगुलर हो जाती है। देन हो सकता है कि वो लोग उसके SBLC लायबिलिटी को कम भी कर दें। अब ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। RBI क्या कहती है, RBI की ट्रेड क्रेडिट पॉलिसी कहती है कि इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स ये 3 इयर्स तक बायर्स क्रेडिट ले सकते हैं, ओके। और नॉन कैपिटल गुड्स के लिए ये 1 ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लेस, तब तक के लिए बायर्स क्रेडिट ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि RBI ने इसका एक कैप रखा हुआ है कि बेंचमार्क रेट प्लस 250 बिप्स ही मैक्सिमम आप ले सकते हैं, यानी उसके बियॉन्ड ये आप नहीं ले सकते। तो ये चार्ज काफी कॉम्पिटिटिव है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि क्यों नहीं ये प्रोडक्ट चल रहा है। ये कई बार मैं भी सोचता हूँ व्हाई पीपल डोंट यूज दिस प्रोडक्ट। पहले जो था बायर्स क्रेडिट अगेंस्ट LUT या फिर LOC काफी पॉपुलर था, लोग काफी लिया करते थे, बट SBLC बेस्ड ट्रांजेक्शन अब धीरे धीरे हो रहा है, बट वैसे पूरे पिकअप में लोग नहीं ले रहे हैं, जबकि इसमें काफी रेट का बेनिफिट है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे इंपोर्टर्स फ्रेंड को, इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस फैसिलिटी तो प्लीज यू एक्सप्लोर दिस, एटलीस्ट यू ट्राई वंस, कैसा लगता है। इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, आप इसको यूज करके अपने ओवरऑल कॉस्टिंग को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। मेरा प्रेजेंटेशन ओवर हुआ। जैसे मुझे इंट्रोडक्शन दी गई थी, आई एम रनिंग वन कंपनी दैट इज मेरी छोटी सी फर्म है जिसका नाम है टू डू फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके अंदर मैं ट्रेड फिनांस रिलेटेड ट्रेनिंग भी देता हूँ। उसका ब्रीफ ये ट्रेनिंग में मैं देता हूँ मास्टरी इन ट्रेड फिनांस, मास्टरी इन पेमेंट टर्म्स और इन इंटरनेशनल ट्रेड, mastery in letters of credit, mastery in bank guarantee, mastery in documentary collection, mastery in ISBP 745, mastery in Incoterms 2020, mastery in supply chain finance, leveraging factoring, और मास्टरिंग इन पेमेंट, डिस्काउंटिंग, परचेज एंड नेगोशिएशन ऑफ बिल्स। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं देता हूँ। इन केस यू फील दैट कि आपको मुझसे कुछ सीखना है या फर्दर हम लोग जुड़ सकते हैं, तो आप बेझिझक मुझसे बातें कर सकते हैं और मैं अवेलेबल हूँ। और मैं ये कहूँगा कि मैं जो 2 गिफ्ट की बात किया था उसमें से पहला तो यही है कि आई वांट टू स्पेयर टाइम विथ यू। अगर आपको लगता है कि मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं फ्यूचर में, तो मैंने आपको एक दिया हुआ है 1-to-1 फ्री कॉल बुक, आप मेरे साथ कर सकते हैं और वो फ्री होगा। और उसके लिए ये है कि आप उस कॉल में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ट्रेड फिनांस लिया जाए, या फिर कैसे कोलेटरल फ्री इनवॉइस डिस्काउंटिंग किया जाए, या कैसे एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन के लिए जो डील है उसको कैसे क्लोज करें, या फिर कौन सा अप्रोप्रिएट ट्रेड फिनांस सॉल्यूशन होगा, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड कोई भी असिस्टेंट अगर ट्रेड ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई इशू बैंक के साथ है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। कोई डाउट्स अगर है ट्रेड प्रोडक्ट के रूप में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई स्ट्रक्चर आपको डील करना है ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन में, तो वो भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई RBI रिलेटेड कोई कंप्लायंस इशू है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एक्चुअली 1-to-1 कॉल फ्री है, आप लोग जब भी कॉल बुक कर सकते हैं और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। यूजुअली आई टेक चार्ज फॉर दैट, बट सिंस आप सभी कोई बड़ा पेशेंटली मेरी बातों को सुने और इस वेबिनार के पार्ट बने, तो ये आप सबों के लिए फ्री है। कभी भी आप मेरे इस पे बुक कर सकते हैं कॉल और उसके हिसाब से कर सकते हैं। सो ये बुक 30 मिनट्स का यूजुअली रहेगा। लिंक यहाँ पे मैं दे रखा हूँ, आप कभी भी मैं यहाँ पे आपके चार्ट बॉक्स में भी डाल दूंगा, सो दैट आप बुक कर सकते हैं कभी, आज नहीं तो कल, कभी के लिए भी। साथ में एक मैं फ्री बुक आप सबों के लिए मैं दे रहा हूँ,
बुक का नाम है 7 चेक पॉइंट्स यू मस्ट नो बिफोर गोइंग फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, और इसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़, ये जो बुक है ये मैंने ही अपने हिसाब से तैयार किया है आप सबों के लिए और सभी लोगों के लिए जो भी पार्टिसिपेंट है उसके लिए। ये छोटी बुक है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी सारी चीज़ जानने का मौका लगेगा। यू कैन डाउनलोड दिस बुक विद दिस लिंक, आई विल शेयर दिस लिंक। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है isaac@gmail.com, isaac@tudu@gmail.com। आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी मुझसे मिल सकते हैं isaactodo.com के नाम पे। फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोग ट्रेड रिलेटेड पोस्टिंग में करते रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम भी एक ग्रुप है जहाँ पे मैं अपनी बातें डालते रहता हूँ, बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड ये है। और यूट्यूब पे भी मैं कुछ वीडियोस डालता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप सबों के लिए एक बड़ा काम की चीज़ आएगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए इस ढंग से काफ़ी था, और आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इस सेशन के द्वारा आपको वैल्यू मिला होगा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, जो भी आप लोग यहाँ है, यू स्पेयर्ड योर टाइम विथ मी, एंड इतने टाइम देना एक साथ मुश्किल है सबों के लिए, बट आपने दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सेशन से फ़ायदा लिए होंगे। आपको अभी ये ओपन फ्री है क्वेश्चन एंड सेशन के लिए, आप जो भी चीज़ है अपनी बातें कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से हम लोग आगे कर सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिली है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं। भाविन मिस्त्री का है, व्हाट इज द जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सपोर्ट फिनांस, डज ट्रेडर एलिजिबल फॉर एक्सपोर्ट फिनांस। तो पहला जो क्वेश्चन है इनका कि व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सपोर्ट फिनांस। एक्सपोर्ट फिनांस में जैसे कहा कि दो तरह से है, आई मीन आप रुपये में लेंगे तो रफली ये 7% के नीचे ही पड़ेगा, कम पड़ेगा। बैंक से बैंक थोड़ा डिफर करती है, बट अगर आप पीसीएफसी के रूप में लेंगे तो ये काफ़ी कम पड़ेगा। यूजुअली आप समझिए कि ये करीब लेस देन 2.5 पड़ेगा। वो मैं बहुत अपर साइड बोल रहा हूँ, ये बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये पीसीएफसी के रूप में अगर प्री शिपमेंट लेंगे तो ये आपका रेट पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, डज ट्रेडर एलिजिबल फॉर एक्सपोर्ट फिनांस। यस, ट्रेडर्स आर एलिजिबल फॉर एक्सपोर्ट फिनांस, आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिस्टर प्रकाश का दूसरा क्वेश्चन है, बैंक्स आर वेरी हेजिटेंट टू लैंड मनी अंडर सीजीटीएमएससी स्कीम। वेरी ट्रू, आप सही कह रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। जब भी आप बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे सीजीटीएमएससी विदाउट कोलेटरल आप लोन दो, तो वो जरूर कहेंगे कि यार देखो ना कुछ कोलेटरल। अगर कई बार तो ऐसा है कि वो सैंक्शन करेंगे सीजीटीएमएससी की स्कीम के अंदर, बट साइड से आपके कोलेटरल भी रख लेंगे। ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड दे विल डू इट। इसका कोई उपाय नहीं है, वी नीड टू कन्विंस देम, और अगर है ऐसा तो वी नीड टू एस्केलेट द मैटर दैट दे कैन नॉट डू लाइक दैट। स्कीम है गवर्नमेंट की, 2 करोड़ तक आप सीजीटीएमएससी स्कीम के अंदर ले सकते हैं। तो ये दिक्कतें बैंक के साथ है कि दे वांट टू हैव कंफर्ट। हमें अपनी बिजनेस प्रपोजिशन को उन्हें बताना है कि आप सीजीटीएमएससी तो एक बैकअप के रूप में है, आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि आपका पैसा सेफ है। दैट कंफर्ट वी नीड टू गिव। कोलेटरल एक्चुअली बैकअप के रूप में होता है। कोलेटरल किसी काम का किसी बैंक के लिए नहीं होता, लेकिन वो कंफर्ट के लिए होता है। कंफर्ट के लिए तो यहाँ सीजीटीएमएससी स्कीम है ही उनके पास। हमें ये देना है कि हम कैपेबल हैं आपके पैसे को यूज करने का। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रकाश जी। इस ढंग से आप अगर उसको अपने बिजनेस मॉडल को समझा पाए तो डेफिनेटली वो आपके काम में आएगा। तीसरा क्वेश्चन एक है, what are the options available for exporter to recover the payment if importer fails to remit the payment? Okay, ये शायद वो कलेक्शन के बारे में है, कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स के बारे में है जो कि बात की जा रही है। सो ये वाला क्वेश्चन के बारे में तो ये है कि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, अगेंस्ट पेमेंट हमने बोला, और उसके सामने डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो गई। अब है कि साहब वो पैसा भेज नहीं रहा है, तो ये चैलेंज रहती है। और हमारे पास रिकोर्स खाली यही है कि उस कंट्री के लॉ के हिसाब से क्या क्या हमारे पास रिकोर्स अवेलेबल है, क्योंकि ड्राफ्ट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द इंपोर्टर। तो एक वो मेरे पास लीगल है, बट ये पैसा रिकवर करना रियली चैलेंज होता है। उसको वहां पे प्रोटेस्ट कराना पड़ेगा, नोटरी के पास नोटिंग कराना पड़ेगा, वी नीड टू फाइल केस। ये सब में काफी दिक्कतें हैं। एक लीगल एक्सपेंसेस बाहर के देश में भी काफी ज्यादा है। तो हमें अपने देश में अगर कुछ भी फाइल करे केस, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंपोर्टर तो बाहर बैठा हुआ है। तो व्हाट वी नीड टू डू बेसिकली कि हमें इसको लीगल रिकोर्स के द्वारा ही इसको करना है। सो दैट्स व्हाई आई यूजुअली टेल दैट कि आप कलेक्शन अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बहुत सोच के करें, क्योंकि ये रिस्क हम लोग कैरी करते हैं। हमारे पास लीगल रिकोर्स के अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, खास करके अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये चीजें हैं। और कोई मुझे नहीं लग रहा है कि और कोई क्वेश्चन है।
I believe we have done it. And थैंक यू वेरी मच मिस्टर आइजैक टूडो जी। मैं हिमांशु बुढ़ावाला, ग्रुप चेयरमैन SGCCI। हमारे वाइस प्रेसिडेंट आशीष भाई और सेक्रेटरी को कुछ दूसरी अपॉइंटमेंट थी तो वो निकल गए हैं। सर, आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं, ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख, कभी सुना है अंधेरे ने सुबह न होने दी हो। आपने 1.5 घंटे का वेबिनार में रोशनी ही रोशनी फैला दी है कि एक MSME या मैक्रो लेवल का अगर इंडस्ट्री है तो उसको कैसे फंडिंग की व्यवस्था हो सकती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस के लिए। आपने काफी सारे मुद्दे आपने मतलब ले लिए कि बैंक का क्या रोल है, और ऐसी कोविड की सिचुएशन के बाद फाइनेंस इज वेरी मेजर फैक्टर इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री। आज लोगों के पास जो अपनी कैपिटल है वो 1.5 साल के अंदर मतलब सबकी कम हो गई है, ऐसा कह सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो कहाँ से कैपिटल आएगी बिजनेस के लिए, उसके लिए आपने बहुत इलोबरेटेड आपने आपका जो भी है वक्तव्य दिया है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट। आपने ये भी एक नया फैक्ट मेरे को भी जानना मिला, फैक्टरिंग। वो भी एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है फैक्टरिंग के। भाई एक मीडिएटर है जो आपको इसका फाइनेंस के लिए आपको व्यवस्था कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने क्वेश्चंस के लिए बोला, लेकिन और भी कई क्वेश्चंस आए हैं, शायद ले लूं मैं कि हाँ नहीं, मैं एक्सेस कर पाया, वो पता नहीं थोड़ा मेनू का प्रॉब्लम चल रहा था। नाउ आई एम एबल टू सी दैट वो क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपको उसमें कोई ठीक लगते हैं तो 2-4 क्वेश्चंस आप ले सकते हाँ हैं। हाँ नहीं, मैं देख रहा था। और मिस्टर एक प्रकाश का PPT मैंने जवाब दे दिया था। ओके, मिस्टर भाविन का मैंने अभी जवाब दिया। मिस्टर भाविन मिस्त्री ने कहा था कि पेमेंट कैसे रिकवर करें। मैंने जैसे कहा कि ये थोड़ा टेक्निकल इशू है और आपको ना लीगल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और वहाँ के लॉ में जो भी रेमेडीज अवेलेबल है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। मुकेश अंजारिया का है, हाई फॉर ट्रेड फाइनेंस, डू द MSME ऑर्गेनाइजेशन हेल्प एंड कोऑर्डिनेट टू गेट द सेम। MSMEs ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली सारे ऑर्गेनाइजेशन MSMEs को सपोर्ट करने के लिए ही है, लेकिन ट्रेड फाइनेंस बेसिकली यहाँ पे ना बैंक का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डज मतलब बैंक क्या चाहती है। मतलब तो बैंक को कंफर्ट अगर देना है तो बैंक को जिस तरीके से चीजें चाहिए वैसे हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। मैं जैसे कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं अपने बिजनेस प्लान को ना उस ढंग से उन्हें बता पाऊं कि वो कन्विंस हो मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी बातों से, मेरी सारी बातों से कि आई एम कैपेबल इनफ टू वर्क ऑन द बिजनेस मॉडल विच आई एम प्रपोजिंग। वो बैंक बोलेगा मजा नहीं आया यार आदमी से मिल के, वो कोलेटरल भी देगा ना तो वो बोलेगा कि फिर मजा नहीं है इसमें काम करने का। कम से कम मेरी मेंटली तो अपने समय ऐसे ही थी। मतलब जब मैं आई वाज हेडिंग कमर्शियल ब्रांच एट सूरत, तो मैं बोलता था यार आदमी से मिलके मजा नहीं आया, क्यों नहीं आया वो मैं नहीं बता सकता। तो वो एक मतलब होना सर चाहिए। बैलेंस शीट के साथ में अभी बॉडी लैंग्वेज भी इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है फाइनेंस के लिए। ऑफ द रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ ये सर, तो दैट इज हाउ। या सो दैट इज अ फैक्ट। लेकिन समटाइम्स पीपल डू रीड योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो कि आप जब उससे मिले तो कैसे थे, क्या थे। तो एज ए एक्सपोर्टर वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके पास। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। सो देयर इज नो रीजन कि मैं कोई तकलीफ में आऊँ। एंड कुछ क्वेश्चन है, शुड ए बैंक फिनांस ए न्यू एक्सपोर्ट बिजनेस। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोला कि दिक्कत क्या आती है नए बिजनेस के साथ, तो किस ढंग से आती है। तो ये एक चैलेंज रहती है कि नए बिजनेस के साथ अगर आपके पास कुछ कोलेटरल वगैरह है, सबसे इंपॉर्टेंट कि नए बिजनेस अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है उसके बेसिस पे दे कैन टेक ए कॉल। आपने नई कंपनी बनाई, आपका बैकग्राउंड है, तो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी के बेसिस पे बैंक कैन डेफिनेटली टेक ए कॉल। बट अगर प्योरली एकदम नए तरीके से फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर में लेके आया हूँ तो थोड़ी दिक्कतें आएगी। दूसरा क्वेश्चन था, हाउ डू वी कॉन्टेक्ट फैक्टरिंग एजेंसीज। यस, सो मेनी साइट्स आर देयर, बहुत अच्छे अच्छे फैक्टरिंग कंपनी है, मैं भी हूँ, आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली अरेंज फॉर यू। एंड व्हाट अबाउट इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन इन फैक्टरिंग एंड SBLC लोन एडवांसेस। सो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन फैक्टरिंग में एंड क्या कहते हैं SBLC में क्या है, मैं आपको खाली बोलो कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन इज अवेलेबल ओनली व्हेन यू अवेल द लोन इन रूपी। तो आप EPC लेंगे तो आपको मिलेगा। जब आप SBLC लोन वगैरह लेते हैं तो SBLC लोन तो इंपोर्ट के लिए है, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव है। मतलब SBLC जो लोन है ना, SBLC बैक जो एडवांस की मैं बात किया वो इंपोर्टर्स के लिए है। और फैक्टरिंग के केस में है कि फैक्टरिंग के केस में आपको जो रुपी मिलेगी वो एक्चुअली डॉलर डिनोमिनेटेड रहेगी, वहां पे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का दिक्कत रहेगा।
वो शायद आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज बैंक के हिसाब से वो नहीं आएगा जो नॉर्म्स के हिसाब से। मेरे ख्याल से मैंने शायद सभी को आंसर कर दिया। कल करीब करीब सब क्वेश्चंस के आपने बहुत अच्छा आंसर दे दिए। एक है कि कैन यू शेयर योर पीपीटी? हाँ, आई कैन शेयर चैम्बर को भेज सकते या आई विल डू दैट। मैं शेयर या यू कैन सर्कुलेट टू एवरीवन, देयर इज नो हार्म इन दैट। आपके ईमेल्स तो दिए हैं, Hmm. if you wish you can share your mobile number also here. Okay, right now I can share. I can share. That is 9099. जितने भी attendees जुड़े, अगर और भी कोई questions है तो they will call. हाँ, definitely. मैं PPT आपके इस पे WhatsApp कर दूंगा, मैडम जागृति मैडम को भेज दूंगा। email पे भेज दीजिएगा सर। ईमेल पे भेज दूंगा। और दूसरा ये था कि ऑब्वियसली मेरा मोबाइल नंबर है 9099 64682 64682। या my request to all of you that in case you feel कि आप मुझसे संबंध बनाना चाहते हैं, definitely you can contact with me any day any time and मैं इनफैक्ट चार्ट बॉक्स में भी मैं अपने ये मैं शेयर कर देता हूँ, सो दैट क्या है कि सबको पता रहे। मैं अपने डिटेल जो है ना वो अगर मैं कर पाया तो भेज पाऊँ तो, बट आई डोंट नो, somehow some issue is there, technical problem, I am not able to do that। तो अगर मैं कर पाता हूँ तो मैं आपको करके अभी भेज देता हूँ, सो दैट आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इफ आई एम एबल टू डू दैट, चैट बॉक्स इज देयर एंड ऑल। सर वी हैव ऑलरेडी शेयर योर मोबाइल नंबर। ओके, इट इज देयर ना। ओके, तो आप लोग जब भी ना वो कर सकते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं अवेलेबल हूँ। एक बुक कर लीजिए कॉल, और मैं हमेशा, आप लोग जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे थे वो हमसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर आइजैक टूडू जी। आपने बहुत अच्छा आपका वेबिनार में आपका जो भी पूरा इलैबोरेटेड फाइनेंस कहाँ से ली जाए, कैसे ली जाए, उसके ऊपर आपने आपका जो वक्तव्य दिया उसके लिए चैम्बर की तरफ से मैं हिमांशु बोड़ावाल आपका आभार मानता हूँ। और जितने भी यहाँ पे हमारे अटेंडीज जुड़े हैं वेबिनार में उनका भी मैं आभार मानता हूँ। 101% कुछ ना कुछ तो वो लोग लेके जाएंगे ही आज, ये मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सर एंड हैव अ गुड डे, गुड नाइट। Thank you, Himanshu ji, and thanks for all the support provided to me, and you have allowed me to use this SGCCI platform। and सारे participants को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आने वाला समय हम सबके लिए बहुत अच्छा रहे, and we all get trade finance easily. That is what I wish. Thank you so much for giving time for me. Thank you. Bye. Take care.